all the guests at Dr. Akhilesh Das Gupta Auditorium. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे लगा लें। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्देश्य है हर कॉलेज, हर अभिभावक, हर टीचर और हर स्टूडेंट के लिए एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाना, एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना जिसके तहत बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो फाइनेंशियली अगर कभी पीछे रह जाते हैं अपनी स्टडीज में, तो उनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प मिल सके। डेफिनेटली आज की इस मंडलीय कार्यशाला में आपके जितने भी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे हमारे गेस्ट। अब हम डीप प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं निर्देशक श्री कुमार प्रशांत जी, जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीप प्रेसिडेंट के लिए प्लीज मंच पर आके आए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। मैं उप निदेशक मुख्यालय श्री A.K. सिंह सर को भी बुलाना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। उसी के साथ हम आमंत्रित करते हैं सहायक निर्देशक मुख्यालय श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी को। साथ ही साथ उप निदेशक लखनऊ मंडल श्री K.L. गुप्ता सर को, और साथ ही साथ जिला समाज कल्याण लखनऊ श्री अंजनी कुमार जी को आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज की इस कार्यशाला में आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वो सारी चीजों को रिजॉल्व करा जाएगा। एक प्रेजेंटेशन भी होगी। छात्रवृत्ति को लेकर जो भी जागरूकता है, जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेरीज हैं, कुछ भ्रम होते हैं, कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं। आज की इस कार्यशाला में ये सारे डाउट्स वी होप कि आज क्लियर हो जाएंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट के लिए और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों के लिए, क्योंकि आज बारिश के इस मौसम में उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हर जगह से सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबने फुल अटेंडेंस दी है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अब बुके प्रेजेंटेशन की सेरेमनी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ईशान, हम सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहेंगे उप निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ मिस्टर K.L. गुप्ता सर को कि वो बुके प्रेजेंट करें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर श्री कुमार प्रशांत सर। हम मिस्टर K.L. गुप्ता जी को, जो कि बुके प्रेजेंट करेंगे हमारे चीफ गेस्ट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कुमार प्रशांत जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अंजनी कुमार DSW लखनऊ मंडल को, जो कि बुके पेश करेंगे डीडी मुख्यालय योजना अधिकारी छात्रवृत्ति A.K. सिंह सर को। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री प्रकाश पांडे सर को, जिला समाज कल्याण अधिकारी उन्नाव, जो कि बुके प्रेजेंट करेंगे श्री सिद्धार्थ मिश्रा सर को, सहायक निदेशक निदेशालय। जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्रीमती सृष्टि अवस्थी नाम से रिक्वेस्ट है कि वो बुके प्रेजेंट करें उप निदेशक लखनऊ मंडल लखनऊ मिस्टर K.L. गुप्ता सर को। वेरी वार्म वेलकम मैम, वेरी वार्म वेलकम सर। मैं श्रीमती वंदना सिंह मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बुके प्रेजेंट करें जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ प्रतिनिधि को। नेक्स्ट, मैं मोतीलाल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो श्री अंकित सर को, छात्रवृत्ति मुख्यालय से है, उनको बुके प्रेजेंट करें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम का परिचय आप सभी को पूरी डिटेल में देने के लिए हमारे साथ अंजनी कुमार सर मौजूद हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अंजनी सर को। सर, वेलकम सर। धन्यवाद।
आप सभी को आज एक विशेष उद्देश्य से बुलाया गया है। ये कार्यक्रम केवल समाज कल्याण विभाग का नहीं है, ये आप सभी का कार्यक्रम है। ये योजना भी उन सभी बच्चों के लिए है जो छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अपने जीवन की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और अपने उद्देश्यों को पाने के लिए प्रयास करते हैं। कॉलेज स्तर पर हमारा क्या सहयोग हो सकता है, विभाग के रूप में हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या तकनीकी बाधाएं हैं जिनकी वजह से वो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए बेसिकली उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो आपसे भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनको जानने के लिए, उनका निदान करने के लिए ये एक मंडलीय कार्यशाला बुलाई गई है, जिसमें लखनऊ मंडल के सभी जनपदों के विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी, कॉलेज, संस्थाएं सभी यहाँ पर आई हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस आज के मंडलीय कार्यशाला के माध्यम से जो भी हमारे प्रश्न हो, जो भी हमारी तकनीकी बाधाएं हो, जिसकी वजह से हम बच्चों को लाभ देने में कहीं फंस जाते हैं या किसी वजह से हमारा निर्णय नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी कर सके। आज इसी उद्देश्य से यहाँ पर सहायक निदेशक सर और योजना अधिकारी मुख्यालय छात्रवृत्ति योजना के यहाँ उपस्थित हैं, जो अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे भी, और साथ ही जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपकी समस्याएं होंगी, जिसका समाधान किया जाना है, उसको भी यहीं पर आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो आप सबसे हमारा अनुरोध रहेगा कि जो भी आज एकदम खुले मन से बैठिए, सारी चीजें एक एक ध्यान से समझिए, जहां कोई कंफ्यूजन हो उसको पूछिए, और यहां से जब आप जाइए तो आप उतने ही जानकार हो जितना जानकार विभाग स्वयं है, उतना ही जानकार आप स्वयं इस योजना के हो। योजना की अच्छी के लिए, बेहतर आगे क्रियान्वयन के लिए यदि कोई सुझाव है तो वो भी आज आमंत्रित होंगे। डायरेक्टर सर यहाँ उपस्थित हैं, उनके माध्यम से उसको हम और उच्च मंच तक ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि ये सारी समस्याएं और जो सुझाव है उनको हम आने वाले सत्रों में क्रियान्वित कर सकें और इस योजना को और अधिक सफल बना सकें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री ए.के. सिंह सर को, योजना अधिकारी छात्रवृत्ति। क्या आप वो मंच पर आए और इस मंडलीय कार्यशाला का उद्घाटन करें। मैं पहले गलती त्रुटि हो क्षमा चाहता हूं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर यहाँ पर उपस्थित हैं। प्लीज आप कृपया मंच पर आए सर, प्लीज। मंडलीय कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर सर, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, लखनऊ मंडल के आए हुए सभी सेक्टर के अधिकारीगण, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथी सिद्धार्थ जी, और मंडल के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से आए हुए रजिस्ट्रार, नोडल अधिकारी और उनके सहायक अधिकारीगण, सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। इस कार्यशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम लोग हर साल आपको समय सारणी भेजते थे, नियमावली भी पब्लिश करते थे वेबसाइट पर, लेकिन ये देखा गया कि वो पर्याप्त नहीं है, प्रभावी नहीं है, और जो हम लोग समय सारणी निर्धारित करते हैं उसके अंतर्गत उस समय सारणी का पालन हम लोग नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, पिछले साल सभी वर्गों के लगभग 6 लाख छात्र विभिन्न कारणों से, चाहे वो एफिलिएटिंग एजेंसी ने डाटा प्रमाणित नहीं किया, या संस्था ने छात्र का डाटा फॉरवर्ड नहीं किया, या हमारे अधिकारी स्तर पर कार्रवाई के कारण डाटा अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच सका। और 6 लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इस समस्या को दूर रखने के लिए और सभी कार्रवाई समय के अनुसार हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि हम मंडल स्तर पर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और आपकी बातें सुनेंगे और जो प्रॉब्लम्स आप बताएंगे उसका निराकरण भी करेंगे। इस कार्यशाला में कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे योजना बहुत अच्छी है और बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन योजना में नए नए सुधार होते रहते हैं, नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई, जिसने अध्ययन किया, जिसमें आप लोग भी जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो रहा होगा तो कई लोग उसमें शामिल हुए होंगे और अपनी राय दिए होंगे क्या क्या सुधार होने चाहिए। उसी को दृष्टिगत रखते हुए एक सुधार आया था कि छात्र जितनी बार नए पाठ्यक्रम में एडमिशन लेता है, हर बार उसको नया फॉर्म भरना पड़ता है।
जितनी बार जाएगा दूसरे पाठ्यक्रम में फिर पूरा विवरण भरेगा। इसमें कमेटी ने सुझाव दिया कि ऐसा क्यों न हो जाए कि एक डाटाबेस बन जाए और जब छात्र पहली बार कक्षा 9 या जिस पाठ्यक्रम में पहली बार एडमिशन ले उसी समय उसका डाटा पूरा वेबसाइट पे सेव हो जाए और जब अगले पाठ्यक्रम में छात्र जाए तो वहां अपने आधार नंबर और हाई स्कूल के रोल नंबर से उस डाटा को एक्सेस कर सकेगा और जो अपडेट हुए हैं, जो जैसे प्रमाण पत्र होता है 3 साल के लिए वो बदल जाता है, पता बदल जाता है, वो अपडेट करके जो अपना उसका पुराना डाटा है उसका यूज कर सकेगा। इसके लिए पोर्टल को डिजिलॉकर से भी इंटीग्रेट किया गया है जिससे कि वहां से जो उसका डाटा पड़ा है ऑटो फैच हो जाए, बार बार उसको भरना न पड़े। तो ये प्रॉब्लम थी, ये 2 जुलाई से लागू हो गई, OTR लागू है, छात्र अपना कर रहे हैं और अब अगले बार जब फॉर्म भरेंगे तो उनको पूरी अभिलेख लेके घूमने की या जाने की जरूरत नहीं होगी, वो केवल वहीं से अपना डाटा ऑटो फेच करके भर सकेंगे। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे छात्र को हर बार साइबर कैफे पे जाना पड़ता है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है या प्रिंटर नहीं है, वहां जाते हैं, वो एक बार जाते हैं, आवेदन करते हैं, फिर 72 घंटे का चेक प्रिंट आउट निकलता है, उसके बाद जाके वहाँ फाइनल प्रिंट आउट लेते हैं। अगर उसमें कोई गलती हो गई फिर परेशानी रहती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि जो प्रिंट आउट जमा होता है उसकी एक अनिवार्यता समाप्त हो। दूसरा, एक मोबाइल ऐप विकसित किया जाए जिससे छात्र अपने मोबाइल से भी अपना आवेदन पत्र भर के सबमिट कर सके, उसे कहीं प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता न रहे और न CSC पे या साइबर कैफे पे जाने की आवश्यकता उसको रहे। तीसरी प्रॉब्लम एक फेल ट्रांजैक्शन की, ये बड़ी समस्या है। अगर पूरा छात्र ने आवेदन किया जुलाई से लेके जाके अगर फरवरी में उसका फाइनल हुआ और पैसा भी चला गया विभाग से, लेकिन खाते में या मिनिमम बैलेंस का लगा था, डोरमेट था या NPCI से मैप नहीं था, तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पूरी कार्रवाई पूर्ण होने के बाद भी योजना के लाभ से छात्र वंचित रह जाता था। तो इसको भी टाइम बाउंड किया गया है। प्रस्ताव जो है अगले साल से लगभग संभवतः लागू हो जाएगा। तो इसको टाइम बाउंड किया गया है कि 1 महीने में छात्र के जब उसका ट्रांजैक्शन फेल होगा तो छात्र के मोबाइल पे या उसके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक मैसेज जाएगा कि आपका इस कारण से ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और आप इसे सही करा दें। छात्र ऑनलाइन उसको सही करा के फिर डाटा वापस करेगा तो 1 महीना की प्रस्तावित तिथि है कि उसको पैसा वापस प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा भी जब ये चलेगा कार्यक्रम तो सिद्धार्थ जी विस्तृत रूप से जो योजना चल रही है इसके बारे में बताएंगे। और मैं चर्चा करना चाहता हूँ फ्री सिप कार्ड की जो व्यवस्था है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू है और यह केवल शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में लागू है। शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान के कुछ प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हों तो अपना हाथ उठा दे या परिचय दे दें। एडेड और या गवर्नमेंट एडेड, तो आप लोगों के पास ये फ्री सिप कार्ड लेके छात्र गए होंगे, किसी पास गए कभी नहीं गए? तो मतलब ये है कि योजना का प्रचार प्रसार है नहीं ज्यादा, इसका यही मतलब होगा। पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, तो ये जो हम लोगों ने जो कमेटी बनी थी, हमारे माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी हैं, जिनका कहना है कि हम जो भी व्यवस्था बनाएं वो यूजर फ्रेंडली हो, जो यूज करे उसके लिए हितकारी हो, उसके लिए ऐसा ना हो कि उसी जटिलता में वो उलझ के रह जाए। तो ये सूचना का अभाव भी जो था कि प्रचार प्रसार की कमी है, तो उसी के तहत ये मंडलीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो फ्री सिप कार्ड एक ऐसी व्यवस्था है गवर्नमेंट की कि यदि कोई छात्र परीक्षा पास करता है एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आपके जाता है, उसके पास फीस जमा करने का धनराशि नहीं है, तो वो पोर्टल पे जाके अपना आवेदन करेंगे, सारी सूचनाएं भरेंगे, उनका जो सूचनाएं हैं उसका सत्यापन ऑनलाइन हो जाएगा, उससे एक फ्री सिप कार्ड जनरेट होगा। वो छात्र लेके आपके यहाँ जाएगा तो आप उसको फ्री एडमिशन देंगे।
ये व्यवस्था गवर्नमेंट की है, उससे मना नहीं कर सकते। बाद में उसकी भरपाई समाज कल्याण विभाग उसके खाते में भेजेगा, छात्र खाते में। छात्र के खाते में धनराशि प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर उसे आपको वापस करना होगा। तो फ्री सिप कार्ड के बारे में मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिनके यहाँ भी ऐसे छात्र जाएं, उसका सम्मान हो फ्री सिप कार्ड का, और छात्र को गवर्नमेंट की जो मंशा है, उसका उद्देश्य है, उसके अनुसार उसका एडमिशन सुनिश्चित हो। मुझे बस इतनी बातें कहनी थी। आप लोग इस कार्यशाला में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और आपके सुझाव भी हम आमंत्रित करेंगे। इसके बाद जो सुझाव होगा उसे सम्मिलित करके योजना के सुधार की प्रक्रिया में हम आपको सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ए.के. सिंह सर का। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री कुमार प्रशांत जी को, निदेशक समाज कल्याण। सर यहाँ पर आए, मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं सर का। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ उपस्थित मंचासीन हमारे समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर्स, समाज कल्याण अधिकारीगण, यहाँ विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षकगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के, डिग्री कॉलेजेस के, विद्यालय के यहाँ प्रतिनिधिगण जो लखनऊ मंडल के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो योजना है हमारी छात्रवृत्ति की योजना, इसमें भी कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। संभवतः इसीलिए यहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण के भी अधिकारी आए हुए हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण के भी अधिकारी आए हुए हैं। किंतु इसमें जो नोडल डिपार्टमेंट है वो समाज कल्याण विभाग है, और हमारे द्वारा छात्रवृत्ति की वेबसाइट जो है इसका मेंटेनेंस का कार्य होता है, और साथ ही साथ समय सारणियाँ भी जारी होती हैं। विगत कुछ वर्षों से ये समस्या आ रही थी कि अलग अलग विभाग अलग अलग अपनी समय सारणी जारी कर दे रहे थे, जिससे छात्रों में भी थोड़ा एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और विद्यालय, विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ पे भी कुछ असमंजस की स्थिति हो गई थी। तो इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि समय सारणी समान रहे सारे विभागों के लिए, चाहे पिछड़ा वर्ग कल्याण हो या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो या फिर अन्य विभाग हो। तो इससे एक रूपता रहेगी सभी में, और इसमें स्टेक होल्डर्स भी कई इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो लाभार्थी होता है वो हमारा बच्चा होता है, जो कि समाज के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े हुए श्रेणी से आता है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमें अपनी कार्रवाइयाँ करनी है। जब मास्टर डेटा इसका लॉक किया जाता है कॉलेजेस से, फिर उसके बाद इसको यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा सत्यापन होता है, जिला स्तरीय कमेटी में जाता है, उसकी स्क्रूटनी होती है। तो ये कितना लंबा प्रोसेस होता है कि कहीं ना कहीं यदि किसी भी स्तर से कोई चूक हो जाती है तो उसका खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। इस बार विशेष रूप से इसलिए ये कार्यशालाएं सारे हमारे जो 18 मंडल हैं वहाँ पे करवाई जा रही हैं, ये आप लोग को अवेयर करने के लिए, और साथ ही साथ उच्च स्तर से प्रमुख सचिव महोदय, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और समाज कल्याण प्रमुख सचिव महोदय के स्तर से संबंधित विश्वविद्यालयों को, डिग्री कॉलेजेस को भी पत्र गए हैं, और निदेशालय स्तर से भी हमारे जो फील्ड में अधिकारीगण हैं, समाज कल्याण अधिकारी हो गए, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो गए, इन सभी को भी पत्र भेजा गया है कि जिलों में भी ससमय बैठक करके आप लोग को समय सारणियों के बारे में बता दें, और जो नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, चाहे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, या जो आईएस कोड हो गया, यूडाइस कोड हो गया, उससे इंटीग्रेशन की व्यवस्था हो, या भविष्य में बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह की व्यवस्था हो, इसके बारे में पूर्व से तैयारियां कर ली जाएं। और कहीं पे भी किसी भी स्तर पे अगर जानकारी का अभाव है या आपको कोई समस्या लगती है, तो जिलों में समाज कल्याण अधिकारी या निदेशालय पे हमारे नोडल ऑफिसर सिद्धार्थ हैं, आनंद जी हैं, या निदेशालय में मैं खुद हूँ, हमारे यहाँ आ जाएं, आके जो भी समस्या होगी उसका निराकरण करवाया जाएगा। इसमें क्योंकि
जो भी निदेशालय हैं, चाहे अल्पसंख्यक कल्याण हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गए या समाज कल्याण निदेशालय हो गए, हम स्टूडेंट से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से उनसे जो है हमारा उनका कांटेक्ट होता है। लेकिन किसी भी स्तर पे यदि गलती होती है तो सबसे पहले जो छात्र होते हैं या छात्र संगठन के लोग होते हैं वो हमारे यहाँ निदेशालय पे आ जाते हैं। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि प्रत्येक स्तर पे सेंसिटिविटी रखिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और यदि उनकी कहीं कोई समस्याएं हैं तो उनको पहले अपने स्तर पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लास्ट ईयर जैसे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हो गया था प्रॉब्लम, वहाँ पे डीएससी नंबर ऑफ डीएससी उनके पास लिमिटेड थे, तो समय वो जो है डेटा फॉरवर्ड नहीं कर पाए और फिर बता दिया गया कि निदेशालय से ये डेटा फॉरवर्ड नहीं हुआ है। तो डेटा फॉरवर्डिंग का जो काम है वो निदेशालय से नहीं होता है, आपके स्तर से होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक मतलब 75 जिलों से हमारे यहाँ निदेशालय पे बच्चे आते हैं, तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक एक लोगों को हम कैटर कर पाएं, और उनको 600-700 किलोमीटर, कोई बलिया से आ रहा है, कोई सहारनपुर से आ रहा है, तो उनको यहाँ पे आने की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों की, आप सभी लोगों की भी पड़ती है, क्योंकि इसमें एक स्टेक होल्डर आप भी हो। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि यहाँ जो आज ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसमें आप लोग इसे समझें, जो भी छात्रवृत्ति से रिलेटेड निटिग्रिटीज हैं, जो भी इसके कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, इसके बारे में बढ़िया से समझिए। क्वेरीज वगैरह जो है, क्वेश्चंस हैं, इसको लास्ट के लिए रखे रहिए और उसको अवश्य पूछिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका यहाँ पे निराकरण किया जाएगा, और आशा करता हूँ कि जो लास्ट मोमेंट पे जब हमारी स्कॉलरशिप की पोर्टल बंद होने वाली रहती है उस समय प्रत्येक जिलों से, प्रत्येक कॉलेजेस से जो एक रिक्वेस्ट आता है कि इसको बढ़ा दिया जाए, तो ये ना होने पाए, क्योंकि जब ये पूरा डेटा एक साथ हमारे पास आ जाता है तो एनआईसी से भी इसकी स्क्रूटनी होती है, तो उसके लिए भी समय चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस विषय पे थोड़ी सेंसिटिविटी लाएंगे, और अपने जो भी कार्य करेंगे वो जो छात्र है हमारा, जो पिछड़े वर्ग से किसी गांव से आ रहा है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो सरकार पे इस छात्रवृत्ति के लिए निर्भर है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे। एक और लास्ट में अभी आनंद ने बताया कि ये जो फ्रीशिप कार्ड है, फ्रीशिप कार्ड के लिए काफ़ी हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था। मेरे ख्याल से कॉलेजेस को पता है, बट जो मैं देख रहा था DIOS वगैरह के रिस्पॉन्स आ रहे थे कि उन्हें नहीं पता है, तो आप लोगों को भी आज यहाँ पे बता दिया जाएगा कि फ्रीशिप कार्ड की क्या व्यवस्था है। इसमें जब बच्चा एडमिशन लेने जाता है तो OTR जब पूरी डेटा वगैरह फिल करता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत एक फ्रीशिप कार्ड जनरेट होता है, वो केवल दिखा देगा, तो उसके बेसिस पे आप लोगों को एडमिशन दे देना है। बाद में स्कॉलरशिप जब आएगी तो उससे आपका रीइंबर्समेंट की कार्रवाई हो जाएगी। इस बार भी कुछ यूनिवर्सिटी से, पर्टिकुलरली कानपुर यूनिवर्सिटी और अन्य जगह से भी ये समस्याएं आई कि इसको आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट ये सरकार का मैंडेट है, तो इसमें फ्रीशिप कार्ड को भी सुचारू रूप से लागू करने में हमारा सहयोग करें। और जो योजनाएं हैं, कोई भी योजना होती है उसमें कुछ कुछ कमियां होती हैं। जो फील्ड लेवल पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ट्रायल एंड एरर होते रहते हैं, और उसमें जो कमियां होती हैं उनका निराकरण किया जाता है। हमारे यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन टीम एक बनी हुई है, आनंद जी ही उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टीम है 9-10 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हमें समस्याएं आती हैं। उसको देखते हुए, जैसे कोई छात्र है अपना डेटा एक बार भर देता है तो उसको जब फाइनल सबमिट हो जाता है तो उसको फिर करेक्ट करने की व्यवस्था नहीं होती है, तो उसको भी एक व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार की कई कमियां हैं जिसका निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकती हैं। तो इस सभा में मैं यही आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप अपना एक्टिव सहयोग दें, और ये जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्कीम जो है स्कॉलरशिप स्कीम है, इसको आगे बढ़ाने में, इसको सफल बनाने में अपना योगदान करें। बस यही आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your guidance and wonderful words you have shared with us today. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं शान, और हम
अब हम आमंत्रित करते हैं श्री सिद्धार्थ मिश्र जी को, सहायक निर्देशक अधिकारी छात्रवृत्ति द्वारा। सर प्लीज आप मंच पर आए और एक प्रेजेंटेशन सर ने तैयार करी है जिसके थ्रू वो आप सबकी काफी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। सर प्लीज वेलकम, जोरदार ताली से स्वागत करिए सर का। छात्रवृत्ति योजना के आज लखनऊ मंडल में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित हमारे विभाग के निदेशक महोदय, मुख्यालय के उपनिदेशकगण, लखनऊ मंडल के उपनिदेशकगण, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के और एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल ऑफिसर्स, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के नोडल ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस और अन्य स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, सभी का स्वागत है। मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले थोड़ा इतिहास बता दूं और स्कॉलरशिप इन विभागों में कैसे देखी जाती है। समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा अल्पसंख्यक 3 विभाग आप लोग जानते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं क्लास 9 टू एबव। इसी तरह पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन, पर्शियन, जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के हैं जिनके बच्चे पात्र हैं, निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत हैं, वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति लेते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा भी संचालित होती है। मेन समाज कल्याण विभाग का जो स्कॉलरशिप का है वो दसमोत्तर छात्रवृत्ति, और दसमोत्तर छात्रवृत्ति कब से प्रारंभ हुई? ये योजना 1944 से, आज़ादी से पहले से चल रही है। तब 4 आना, 8 आना, 12 आना छात्रवृत्ति दी जाती थी, फीस का रिम्बर्समेंट नहीं था। 1970 में ये योजना थोड़ा विस्तार ली और काफ़ी और लोगों को इसमें शामिल किया गया। फिर इसको डिस्ट्रिक्ट पे दिया जाता था, फिर हेडक्वार्टर से ले लिया 1970 में। 1980s में आते आते फीस का रिम्बर्समेंट शुरू हुआ और फिर रिम्बर्समेंट में भी कई दरें थी। फिर चेंज हुआ कि फीस की दरें हम जो सक्षम स्तर से निर्धारित होगी वही देंगे। पहले कल्याण शिविर लगता था, कैश का वितरण होता था बुला बुला के विद्यालयों को। फिर चेंज हुआ कि बियरर चेक देंगे। 2002 में इसमें आया कि अकाउंट पे ही चेक देंगे। 2003-4 से निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था लागू हुई भारत सरकार द्वारा ऑल ओवर इंडिया में। निःशुल्क प्रवेश मतलब कि कल्याण विभाग का लोगो हमारे उप निदेशक महोदय द्वारा दिया जा रहा है। उप निदेशक महोदय सर से अनुरोध करूंगा कि योजना अधिकारी को भी साथ में जाना है, कृपया उनको भी इसमें भेंट करने का कष्ट करें। बाध्यकारी निर्देश जारी किए गए पूरे इंडिया में कि गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट संस्थानों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे हैं और निर्धारित आय सीमा में आते हैं उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाए और समाज कल्याण विभाग द्वारा फीस का पैसा जो है वो 45 दिन के अंदर शिक्षण संस्थानों के खाते में अंतरित किया जाए। आपको पता है कि फीस निःशुल्क प्रवेश होने पर फीस का पैसा संस्थाओं के खाते में जाता था और ये व्यवस्था लागू होने के बाद 2003-4 या 4-5 से पूरे यूपी में प्राइवेट कॉलेजों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। खासकर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी वाले, मेडिकल से रिलेटेड बहुत संख्या में वृद्धि हुई। बीएड और बीटीसी के कॉलेज मतलब लिमिट नहीं थी, बढ़ती गई संख्या। और इसके बाद ये संख्या जब बढ़ना शुरू की तो निःशुल्क प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई और इससे धनराशि में वृद्धि हुई और भारत सरकार द्वारा जो उनका अंश था वो उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत मिलना बंद हो गया। तो जब धनराशि बंद हुई तो पता लगा कि हमारा जैसे 2005-6 की देयता बनी, अब वो पैसा 5-6 में नहीं मिला, 6-7 में मिला, 7-8 में मिला,
तो कॉलेजों ने हाई कोर्ट जाना शुरू कर दिया, आप लोगों ने, कि हमने तो भाई एडमिशन किया था फ्री आपके कहने पे और हमें धनराशि हमारे खाते में दी जाए। तो 2004 से लेकर 2014 तक का जो एक्सपीरियंस है पर्सनली मेरा, कि बहुत से प्रदेश भर में कॉलेज ऐसे निकले जहां पर 100 सीटें सैंक्शन थी, एससी का स्टूडेंट 30 था 35 था, लेकिन जब हाई कोर्ट में गए जांच में आया कि हमारी 100 सीटें हैं तो 90% एससी के स्टूडेंट हैं, 300 सीटें हैं तो 290 बच्चे एससी के स्टूडेंट हैं, मतलब 100%, 90 to 100% केवल एससी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अन्य कास्ट के बच्चे आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसमें था कि कैरी फॉरवर्ड होगा, डेटा मिलती जाएगी। तो ये व्यवस्था का एक अच्छी व्यवस्था लागू की थी भारत सरकार ने, लेकिन इसका दुरुपयोग काफी शुरू हो गया। तो ये जब दुरुपयोग हुआ तो भारत सरकार में तमाम कंप्लेंट्स गई, तो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने फिर एक इसी से इशू रिलेटेड एक मैटर हाई कोर्ट में गया। राहुल सिंह बनाम करके छात्र का लगभग 800-900 रेटें हुई हाई कोर्ट में, और एक एक दिन में 80-80 कंटेम्प्ट थे, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाई कोर्ट में एफिडेंस लगती थी। एक 80 कंटेम्प्ट में 80 बार उनकी एफिडेंस लगती थी। सदाकांत जी थे 2012-13 में। तो उस 800 रिटों में माननीय उच्च न्यायालय ने कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं दिया, लेकिन वहां पर बार बार की ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था को पूरे यूपी में दुरुपयोग किया जा रहा। 2014-15 में तत्कालीन सरकार ने फिर ये निःशुल्क प्रवेश को कट कर दिया, 100% नहीं किया, बल्कि सैंक्शन सीटों के सापेक्ष 40% दिया जाएगा। ये व्यवस्था चेंज हुई, लेकिन ये फिर भी दुरुपयोग होता रहा। और दुरुपयोग इसलिए हुआ कि देखिए कॉलेज ज्यादा खुल गए, बच्चे तो मिलते नहीं है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो एडमिशन तो लेना है, सीटें भरनी है। आप लोग बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि 2008-9 से लेके हर कॉलेज से रिलेटेड 2-3 कॉलेजों को रिलेटेड एक एक एजेंट तैयार हो जाता था, जो एडमिशन लाता था। बच्चों को गांव देहात से पकड़ के कागज ले आता था कि एडमिशन दे देंगे, 5,000 रुपए 10,000 रुपए उस एजेंट का पर स्टूडेंट एडमिशन का एजेंट का फीस होता था। आज भी पता नहीं हो रहा कि नहीं पता, लेकिन बहुत बम्पर तरीका। और ये रिटन प्रूफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गया कि एजेंट के माध्यम से एडमिशन कॉलेजों में पूरे इंडिया में हो रहा है, सिर्फ यूपी की बात नहीं, पूरे इंडिया में हो रहा है। तो ये जब काफी डिस्कशन के बाद 18-19 में भारत सरकार ने फिर ड्रास्टिक चेंज किया कि प्राइवेट कॉलेजों में हम निःशुल्क प्रवेश नहीं देंगे, विड्रॉ कर लिया उसने, कहा गवर्नमेंट और एडेड संस्थानों में ये लागू रहेगा, प्राइवेट संस्थानों में लागू नहीं रहेगा निःशुल्क प्रवेश। और साथ में फ्री शिप कार्ड की व्यवस्था का उन्होंने कहा कि आप अपने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय ही स्टूडेंट की कास्ट, इनकम और उसके कॉलेज कोर्स, उसका पर्सनल डिटेल लेने के बाद एक फ्री शिप कार्ड जनरेट करेंगे उसकी लॉगिन पर। वो फ्री शिप कार्ड संस्थान में लेके जाएगा बच्चा, मैंडेटरी रहेगा कि वो रिटर्न में उसको उसका रिसीविंग देगा, और रिसीविंग लेने के बाद उसको उस पाठ्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था करेगा। उससे ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी, बाकी फीस ले सकते हैं, ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। और जब विभाग उसको खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा तो 7 दिन में पैसा वापस कर देगा। निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था, जैसा कि अभी सामने भी कहा कि ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों में जानकारी है, बहुत जगह नहीं जानकारी है। तो मेरा और निदेशक महोदय ने जैसे कहा, शासन के निर्देश हैं कि राजकीय और अनुदानित शिक्षण संस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे छात्र जो निःशुल्क एडमिशन चाहते हैं, फ्री शिप कार्ड लेके जाएं, तो उनको एडमिशन निःशुल्क दिया जाए। और अगर किसी तकनीकी कारण से जब पेमेंट के समय उस बच्चे को डिस्ट्रिक्ट कमेटी से रिजेक्ट हो जाता है, तो आप उसका फीस का पैसा उससे क्लेम कर सकते हैं और उससे मांग सकते हैं कि भाई आपको विभाग से नहीं मिला, तो आप हमें आप अपना बियर करिए इसको। आपको पता है कि इसी तरह जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की भी स्कीमें हैं, और ये स्कीमें 2003-4 से प्रारंभ की गई। तत्कालीन सरकार ने 3-4 से जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक प्रारंभ की, जो आज तक चल रही है। इसमें नेक्स्ट पहला पेज जाइए। आय सीमा जो है पीपीटी में, आप फर्स्ट पेज इसको जो चला रहे हैं उसको खोलें। आय सीमा जो है वो प्री मैट्रिक में सभी वर्गों के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल, पांचों कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा निर्धारित है। और पोस्ट मैट्रिक में
SC/ST में 2.5 लाख है, जनरल, OBC और माइनॉरिटी में 2 लाख रुपए वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। यह आय सीमा 2018-19 से है SC/ST की 2.5 लाख और जनरल, OBC, माइनॉरिटी की 12-13 से है। चूंकि काफी समय हो गया है तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है। भारत सरकार ने जब एक बैठक ली टॉप लेवल पे, तो उसमें इसका आकलन किया गया कि पूरे इंडिया में हर स्टेट में स्कॉलरशिप का योजना कैसे चल रही है, खासकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कि हर स्टेट में चलाई जा रही है। कुछ स्टेट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर हैं, उनका स्टेट अपना ओन पोर्टल नहीं है, कुछ स्टेट अपने स्टेट पोर्टल डेवलप किए हैं। तो जो पूरा लघु उन्होंने निकाला लास्ट में सारा रिसर्च के बाद, तो उसमें कहा कि जो हमको रैंकिंग मिली वो नंबर 1 मिली कि यूपी की स्कॉलरशिप का जो स्टेट पोर्टल है वो सबसे अच्छा इंडिया में और नंबर 1 की रैंकिंग दी गई। इसी क्रम में फिर उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें 4-5 स्टेट हैं, यूपी भी है। उसकी एक बैठक 30 जून को आयोजित हुई जिसमें मैं भी गया था और उसमें ये तय हुआ है कि आय सीमा और कई क्राइटेरिया पे बातें हो रही है कि 2.5 लाख की जो आय सीमा है उसको बढ़ा के 5 या 6 लाख कर दी जाए। अगले साल से वो हो जाएगी 2026-27 से। और भी उसमें कई चीजें हैं। आयु सीमा ये पहले कभी नहीं लगी थी। आयु सीमा निजी कॉलेजों में समाज कल्याण विभाग ने SC/ST और जनरल कैटेगरी में 40 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट लगाई है, जिसमें रिसर्च और PhD कोर्स नहीं है और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों पे प्रतिबंध नहीं है। ये क्यों आया कि 40 वर्ष, क्योंकि 1944 से चल रहा था और 2023-24 तक आय सीमा नहीं थी, अचानक 24-25 में कैसे आ गई। तो 12 जिलों में विभिन्न तरह के सर्वेक्षण और इंक्वायरीज हुई, तो उसमें 2-3 जिलों में बताऊं, मैंने पर्सनली जांच की थी और जो चूंकि अब तो ऑनलाइन है, डेटा निकल आता है सबका डेटा पर, तो केवल एक जनपद मथुरा में केवल एक कोर्स ITI में, पूरे मथुरा के ITI में 22-23 हजार बच्चे थे, जिसमें करीब 10,000 बच्चे 50 साल से ऊपर के थे। बच्चे नहीं थे, मतलब ये 50 से ऊपर थी, छात्रवृत्ति के लिए क्लेम किए थे। 50 से 75 साल तक के कॉलेजों ने उनको बच्चा बना के पढ़ाया ITI और स्कॉलरशिप। तो ये संख्या जब एक कोर्स में केवल एक जिले में मिली, तो ये हायर लेवल पे तो जांच रिपोर्ट जाती है, CM तक गई। फिर उन्होंने कहा और कोर्सेज में देखा जाए तो बहुत विकराल स्थिति थी पश्चिम में खासकर। तो इस पे यह तय हुआ कि नहीं, अब एज लिमिट लगाई जाए क्योंकि इसका दुरुपयोग अन्य तरीकों से हो रहा है। तो एज लिमिट लगाई गई है, जैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन टीम के अध्यक्ष आनंद सिंह जी हमारे योजना अधिकारी ने बताया, तो उस पर विचार विमर्श कई चीज़ों पे चल रहा है, मोबाइल ऐप बनेगा और सब बनेगा। तो एज लिमिट पर भी हम लोगों ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि अब SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल जो पोस्ट मैट्रिक में पढ़ेंगे मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर होगी। वो रिकमेंडेशन शासन चली गई है कि अब सभी कैटेगरी में 35 वर्ष से ऊपर अगर हैं तो अपने संसाधनों से वो कोर्स करें, पढ़ाई पर रोक नहीं है, लेकिन 35 वर्ष तक सरकार छात्रवृत्ति फीस का रिम्बर्समेंट देगी। अन्य पात्रता में जैसे लिखा हुआ है कि 50% और 55%, हमारे समाज कल्याण विभाग में ये व्यवस्था 2020-21 से की गई है कि ऐसे निजी कॉलेजों में ऐसे प्रोफेशनल कोर्स जिनमें प्रवेश की मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन में SC कैटेगरी के लिए 50% और जनरल कैटेगरी के लिए 55% लाना होना अनिवार्य है, तभी वो जिस कोर्स में पढ़ रहा है उसको मिलेगा। जैसे B.Ed है, BTC है, MBA है, MCA है, उसमें प्रवेश की मिनिमम योग्यता ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन अगर करा बच्चा है तो उसमें प्रवेश ले सकता है। तो ग्रेजुएशन में अगर 50% अबव है तो मिलेगा। कभी मैंने अभी 7 मंडलम कार्यशाला की तो प्रश्न में आया था कि सर B.Ed फर्स्ट ईयर में गया, उसके 49.8% थे और B.Ed फर्स्ट ईयर में वो पात्र नहीं था SC का बच्चा, उसको स्कॉलरशिप आपने नहीं दिया, लेकिन B.Ed फर्स्ट ईयर में तो उसको 80% मार्क्स है, तो सेकेंड ईयर में मिलना चाहिए। नियमावली में जो व्यवस्था है वो स्नातक में 50 या उसके ऊपर पात्रता की है, ना कि हर साल आपका देखा जाएगा। अगर वो 50 से नीचे है तो उस जिस कोर्स में पढ़ रहा है उसकी पात्रता वो पूरी नहीं करता, तो वो B.Ed फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में नहीं पाएगा। B.Ed DLED है नहीं पाएगा दोनों साल। न्यूनतम उपस्थिति 75 है। मैनेजमेंट कोटा इसमें अनुमन्य नहीं है। मैनेजमेंट कोटा
में कभी जब ये 2018-19 में लागू हुआ था, तो वो भी जो एजेंट के माध्यम से प्रवेश होते थे, तो जो देखा गया था कि 90% एडमिशन तो डायरेक्ट होते थे कॉलेज में, 10% आते थे यूपीए के, टीयू के, यूपीसी का एग्जाम है या जीकप है, बीटीई के द्वारा लिया जाता था। तो ये काफी जगहों पे था कि डायरेक्ट एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं और वही बच्चों के अभिलेखों को ला के एडमिशन दिखा के और फर्स्ट ईयर पढ़ा और सेकंड ईयर में भाग गए। तो ये गोरखधंधे को रोकने के लिए ही शासन ने कहा कि नहीं, कुछ तो आप लोग इसको देखो, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए लेकिन पात्र बच्चे को मिलनी चाहिए, जो कोर्स को कंप्लीट कर रहा हो, जो पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो, नहीं कि जो भी आ गया उसी को दे दो। तो इसमें मैंने कोटा में ये लगाया गया कि भाई ऐसा बच्चा, ऐसा कोर्स जिसमें प्रवेश के लिए कोई ना कोई स्टेट लेवल का या ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, तो बच्चा अगर उस एग्जाम में फॉर्म भर रहा है तो वो तो इसका मतलब वो जानता है कि इस कोर्स में हमें पढ़ना है और वो फॉर्म भरेगा। अगर उसको बीटेक करने नहीं है तो फिर वो बच्चा नहीं जानता, फिर वो कॉलेज जानता है कि इस बच्चे को कहीं पढ़ नहीं रहा, उठा लो अपने आप पढ़ा लो। और बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो वो फॉर्म भरेगा, एडमिशन लेगा। तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि जिन्होंने ऑल इंडिया स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसमें जिसने फॉर्म भी भर दिया है, परीक्षा बैठा, उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन जिसने डायरेक्ट एडमिशन लिया, फॉर्म तक नहीं भरा, उसको हम मैनेजमेंट कोटा के तहत नहीं देंगे। और ये प्रतिबंध गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18-19 में लगाया था। नेक्स्ट, इसमें आप सभी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं क्या क्या हमें लेके आना है, फॉर्म भरने हैं, आधार कार्ड है, शैक्षिक योग्यता है। इसमें एक मेन है कि जो आय प्रमाण पत्र है, ये थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है विगत 3-4 साल से। छात्रों के नाम से आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जबकि योजना की पात्रता क्या है? माता पिता की आय सीमा। माता पिता की आय सीमा 2.5 लाख 2 लाख हो तो पात्र है। पता लगा इनकम सर्टिफिकेट जो बन रहा है वो छात्र के नाम। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के ऑडिट भारत सरकार से हुई और महालेखाकार प्रयागराज से ऑडिट हुई, और बार बार ये बातें 5 साल से आ रही थी कि छात्रों के नाम से बने हुए आय प्रमाण पत्र गलत हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आप खत्म करिए। बार बार रिकमेंडेशन, सीएजी की रिपोर्ट तो संसद पटल में भी रखी गई थी, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, माता पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र। और ये कई बार डायरेक्शन समाज कल्याण अधिकारियों को भेजे गए, जिलाधिकारियों के माध्यम से भी भेजे गए कि शिक्षण संस्थानों को ये सूचित कर दिया जाए कि अपने आप पढ़ने वाले बच्चों को ये सेंसिटाइज करें, बताएं कि आप अपने पिता के नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनवाएं। अगर पिता जीवित नहीं है तो माता के नाम से बनवाएं, माता पिता नहीं है तो कोई गार्जियन बनवाएं, और बेटी है अगर शादी हो गई है तो पति के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाएं। लेकिन पिता, माता और इन्हीं के नाम से बने, बच्चे के नाम से बना हुआ आय प्रमाण पत्र एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं साहब बच्चे के नाम से तो बना है, लिखा हुआ है इसके पिता की समस्त स्रोतों से आय ये है, आय प्रमाण पत्र लिखा है, लेकिन उसका नाम तो नहीं है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। भारत सरकार और सीएजी हर जगह मना हुआ। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसमें अपने कॉलेजों में नोटिस बोर्ड पर, समाज कल्याण अधिकारी अपने नोटिस बोर्ड पर और लेटर के माध्यम से किसी भी तरीके से अवेयर करें कि माता पिता के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाकर लगाया जाए। बाकी आप लोग जान ही रहे। नेक्स्ट, दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। छात्रवृत्ति के 2 कंपोनेंट हैं, एक है शैक्षणिक भत्ता, दूसरा है शुल्क प्रतिपूर्ति। दोनों को मिलाने पे छात्रवृत्ति बनती है। इसमें 2 तरह का है। जो छात्रवृत्ति है वो जो कोर्स है, कोर्स जो हमारे 1000+ कोर्स हैं यूपी में, उनको 4 ग्रुपों में डिवाइड कर रखा गया है। ये भारत सरकार के निर्देश पर है। और चारों ग्रुपों के कोर्सेज के लिए जो शैक्षणिक भत्ता है वो हॉस्टलर डे स्कॉलर की दरें तय है वार्षिक रूप से, और ये चारों ग्रुपों की उसमें दिया जाता है। लेकिन साथ में फीस का रिम्बर्समेंट जो है, इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होती है। जहां पर फीस 3 तरह के हैं, जो हमने रिसर्च किए हैं उसमें 3 तरह की फीस दिखी है। एक तो ये कि सक्षम स्तर से निर्धारित फीस, भारत सरकार की गाइडलाइन, जो हमारी गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि सक्षम स्तर से निर्धारित फीस ही दी जाए। कोई कुछ भी मांग ले उसको वो फीस न दी जाए। सक्षम स्तर का मतलब हुआ कि जो जिस कोर्स को कंसर्निंग एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है उसकी अप्रूवल के बाद जो फीस डिसाइड हुई है वही सक्षम स्तर है, ऐसा नहीं कि कोई और। दूसरा है कि
इसमें पहले वाले में है कि जैसे सक्षम स्तर से जो फीस डिसाइड हो गई, तो वो आप लोग जानते ही है कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी से फीस डिसाइड है सारी, आयुर्वेद बोर्ड से भी डिसाइड है, होम्योपैथ बोर्ड से भी है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी वाली भी बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से फीस डिसाइड है, डीएलएड की, बीएड, उच्च शिक्षा विभाग में थोड़ा कमियां हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में उनका जो फीस फिक्सेशन कमेटी है उसमें डिग्री और डिप्लोमा, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजों की फीस डिसाइड है, हर साल उसमें परीक्षण भी होता है। केवल उस शिक्षा विभाग में कमियां हैं। बीएड की फीस तो उन्होंने कर दी, लेकिन एमएड की नहीं की, एलएलबी नहीं की, बीबीए बीसीए नहीं किया, इंटीग्रेटेड कोर्स की फीस का डिसाइड नहीं है। और जब ये फीस डिसाइड नहीं होती है तो विभाग जो हमारा है वो कितनी फीस दे, ये सबों ने हम कुछ भी दे दे, कॉलेज कुछ भी मांगे। अभी आपने सुना ही होगा कि कुछ भी मांगने के चक्कर में हमारे पूर्व निदेशक जेल चले गए, तो उन्होंने परीक्षण नहीं किया और फीस जो पीजीडीएम कोर्स था, आप सभी जानते हैं जो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, पीजीडीएम तो बंद हो गया, पीजीडीएम कोर्स में जो फीस जिसने मांग ली उसको दे दिया। एक्चुअल में फीस 91,600 थी, मांगा 2.5 लाख, उठा के दे दिया। अब वो जांच इंक्वायरी जब होती है, कंप्लेंट्स होती है, तो उसमें देखा जाता है कि यार फीस तो सक्षम स्तर से निर्धारित देनी थी, ज्यादा क्यों दी गई, तो ये परीक्षा में पाया गया और ये देखे घटना हो गई। तो फीस सक्षम स्तर से जो निर्धारित है वो दी जाए। अब दोनों कैटेगरी आती बाकी कि सक्षम स्तर से निर्धारित नहीं है तो क्या दी जाए। तो जैसे मैंने उच्च शिक्षा विभाग के कोर्सेज के नाम बताए, एमएड है, बीपीएड है, एमपीएड है, एलएलबी है, बीबीए बीसीए है, इस टाइप के जितने भी कोर्स हैं, इसमें फिर राज्य सरकार से डिसीजन हुआ कि भाई या तो इनको जब तक फीस डिसाइड ना हो फीस दे हो ही मत, जो एकेडमिक अलाउंस है, शैक्षणिक भत्ता केवल वही दिया जाए, और या फिर कोई कैलकुलेशन निकालो, एक लॉजिकल तरीके से कुछ फीस का कुछ निकालो जब तक शिक्षा विभाग ना निर्देश जारी कर दे फीस डिसीजन का। तो उसमें ये डिसाइड हुआ बहुत हाई लेवल में कि हमारे यूपी के जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं वो हर साल मास्टर डेटा लॉक करती हैं, रेगुलर कोर्स की भी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स की भी। तो जो ये फीस लॉक करती हैं, जिन कोर्सेज में फीस प्राइवेट कॉलेजों में डिसाइड नहीं है, उनमें स्टेट यूनिवर्सिटियों में यदि वही कोर्स चल रहा है तो स्टेट यूनिवर्सिटियों में रेगुलर कोर्स जितने भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ हो, बुंदेलखंड हो, गोरखपुर हो, या कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में जो फीस चल रही है रेगुलर माध्यम से, प्रदेश का मिनिमम, तो हम सारे मान लीजिए बीटेक फीस है, बीटेक कोर्स, या जैसे आपका हमने कहा है एमएड कोर्स हमने उठाया और सभी स्टेट यूनिवर्सिटियों के रेगुलर जो कोर्स चल रहा है उसकी क्या क्या फीस है, किसने किसने क्या लॉक की, उसका मिनिमम उठा के, प्रदेश का मिनिमम उठा के हम प्राइवेट कॉलेजों में, जितने भी प्राइवेट कॉलेज है यूपी में, वो मिनिमम फीस हम दे देते हैं। वो हर साल वेरी भी कर जाता थोड़ा, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी कभी कुछ लाभ कर दी, कभी कुछ की है। अब वो क्यों करती, कैसे करती, उसके अंदर जाने में हम लोग इतना समय भी नहीं रहता, तो वो दे देते हैं। अब तीसरी कैटेगरी है जो फीस की, वो है कि गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाओं को अधिकार दे दिया कि आप कोर्स भी अपने हिसाब से तय कर लो, सीट संख्या भी तय कर लो, फीस भी तय कर लो, मतलब कोई नियंत्रण सरकार ने अपने पास नहीं रखा, कोई एफिलिएटिंग बॉडी एजेंसी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आप तय कर लो। वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और माइनॉरिटी संस्थान, तो इनको अधिकार है। इसमें शुरुआत में तो ये था कि जो मांगेंगे वो दे देंगे, तो ये बात आई कि फीस का जो उनका खुद का निर्धारण है वो अगर समाज कल्याण विभाग से पिछड़ा से मिलने लगेगा तो भाई बीटेक फीस है, आज उन्होंने 1 लाख किया, 1 लाख दे दिया तो उनका मिल जाएगा, चलो अगले साल 2 लाख, कार्य परिषद है, वित्त समिति है, तय कर लिया, अगले साल 2 लाख फिर मिल गया, कह रहे 5 लाख करो, लो बहुत खर्चे हैं, टीचरों को वेतन देना, फट से 5 लाख कर लिया, 8 लाख कर लिया। तो ये हाई लेवल पे ये हुआ कि थोड़ा सा मनमाना हो जाएगा, तो कंट्रोलिंग करो, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी संस्थान की फीस संबंधित एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड कर दे, या जो फीस फिक्सेशन कमेटी कोई बना दे कि उनकी भी फीस वो डिसाइड करें, या गवर्नमेंट डिसाइड कर दे। और जब तक वो नहीं करते हैं तो समाज कल्याण विभाग नहीं कर पाएगा। तो उसमें ये तय हुआ कि जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो वो कोर्स जो सेल्फ फाइनेंस मोड में चल रहा है, सेल्फ फाइनेंस मोड में जो चल रहा है उसमें प्रदेश का अधिकतम निकाल के उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में फीस बच्चे को दी जाए। तो अधिकतम पे भी क्वेश्चन मार्क है कि अधिकतम क्यों दे रहे हैं, तो न्यूनतम दो या रेगुलर वाला न्यूनतम दो। तो मैंने कहा सर 2012, 13, 14, 14, 15 तक, 15, 16 तक हमने न्यूनतम ही दिया था,
अब उसमें न्यूनतम में क्या हुआ कि बीटेक कोर्स में जहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने 1.5 लाख तय किया था, वहाँ 15,000 पाए, 10,000 पाए, कहीं कहीं तो 200-500 रुपए भी मिले अलग अलग कोर्स में। तो ये 2016-17 में रिवाइज हुआ और उसके बाद 2017-18 में ही थोड़ा रीजनेबल हुआ कि सेल्फ फाइनेंस का मैक्सिमम, यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सारी यूनिवर्सिटियों में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख बीटेक में है, तो जो सेल्फ फाइनेंस का निकलता है वो लगभग 1 लाख, 1.25 लाख निकलता है। तो ये पॉलिसी इस नीति के तहत, नियम के तहत कैलकुलेशन होता है और दिया जाता है हर साल। 3 तरह की फीस है। नेक्स्ट पेज। स्कॉलरशिप का पोर्टल काफी सुधार हुआ है और हमने ये वेरियस इंटीग्रेशंस कराए हैं और रेगुलर इसमें अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। जो ई डिस्ट्रिक्ट है, ये 2013-14 से हमने ई डिस्ट्रिक्ट से कराया है। जो पीछे खड़े हैं ये इधर कुर्सियां खाली हैं, आ जाइए लेफ्ट साइड, मेरे लेफ्ट साइड में कुर्सियां खाली, आप इधर आ जाइए। ई डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे का आय है, पिता का, माता का आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, वो हम सत्यापित कराते हैं लाइव। जो तहसील से लेखपाल तहसीलदार ने बनाया उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की साइट पर अपलोड करते हैं और हम इंटीग्रेशन के परसों वो जो डेटा भरते हैं, नंबर, आवेदन क्रमांक और संख्या, उसको हम ऑटोफेच करके उनकी सबकास्ट और उनकी जो इनकम है वो ऑटोफेच कर लेते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। डिजी लॉकर से हमने 23-24 में इंटीग्रेशन कराया। इसमें पहले बच्चों से हम उनका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब भराते थे, गलतियां होती थी। तो डिजी लॉकर से इंटीग्रेशन के बाद जो बच्चे का आधार कार्ड में डिटेल है वो हम ऑटोफेच करने लगे। आधार नंबर लेते हैं और उसके बाद वैलिडेशन होता है तो उसका नाम, पिता का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, एड्रेस और फोटोग्राफ। आधार में 6 चीजें हम उसका व्यक्तिगत विवरण आवेदन पत्र में ही फेच करके ले लेते हैं, हमें कोई उससे भरवाने की जरूरत नहीं, त्रुटियां कम हुई। पीएफएमएस से हमारा इंटीग्रेशन 2014-15 में हुआ। ये आरबीआई का सॉफ्टवेयर है, जैसे एनपीसीआई है, आरबीआई का ही है, और इससे हमने इंटीग्रेशन कराया, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत अकाउंट जो भरता था बच्चा पहले 2012-13 से लेके अब तब तक हमने जितने भी अकाउंट भरे उसका वैलिडेशन कराते थे कि वो संख्या सही भरी कि गलत भरी है। बच्चे बहुत ट्रांजेक्शन फेल होते थे, तो अकाउंट का वैलिडेशन पीएफएमएस के माध्यम से कराने लगे। एनपीसीआई का इंटीग्रेशन 2023-24 से हुआ। इसमें ये हो गया कि अब चूंकि हमने 21-22 से आधार बेस्ड पेमेंट भी ले लिया, नीचे यूआईडीआई का भी इंटीग्रेशन लिखा है। 2020-21 में जब 19 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, गजट नोटिफाइड हुआ 19 में, तो 20-21 में इंडिया में यूपी पहला और स्कॉलरशिप पहली स्कीम थी जिसमें हमने गजट नोटिफाइड करा के इंटीग्रेशन करा लिया और आधार कैप्चर किया और आधार से वैलिडेशन बेनिफिशियरी का करना शुरू किया। इस पर भी भारत सरकार ने कहा कि यार बहुत तेजी से काम होता है। इसमें तहत हमने वैलिडेशन कराते थे तो आधार को सेव कर लेते, आधार वार्ड में श्रीटाउन इंडिया लिमिटेड के माध्यम से, क्योंकि वही एकमात्र यूपी की संस्था है जो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और यूआईडीआई से लाइसेंस प्राप्त एरिया है, उससे माध्यम से हमने इंटीग्रेशन कराया यूआईडीआई से। तो आधार को कैप्चर करना और उसके बाद उस आधार से बच्चे का कोई खाता सीडेड है और एनपीसीआई से मैप्ड है, ये दोनों चेकिंग जब एनपीसीआई से 23-24 में हमने इंटीग्रेशन कराया तो हमने आवेदन पत्र भरते ही जब वो आधार वैलिडेट करता है तो उसका कोई आधार नंबर से सीडेड खाता है, मैप खाता, तो यस आएगा, अदरवाइज वो रुक जाएगा। यस आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, नो आएगा तो रुका रहेगा। जाइए बैंक ब्रांच के पास, ब्रांच मैनेजर से मिलिए, किसी से मिलिए, अपना आधार की सीडिंग मैपिंग कराइए। तो इससे काफी फायदा हुआ, दिखता नहीं है लेकिन बहुत फायदा हुआ कि हमारा ट्रांजेक्शन फेल संख्या और कम हो गई। इसके बाद आइस कोड भी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, आरके पुरम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, इसके तहत होता है। और आइस कोड क्लास 12 के ऊपर के सभी संस्थानों को दिया जाता है। आइस कोड इसलिए दिया गया कि बहुत से शिक्षण संस्थान जो धरातल पे नहीं थे, झोले में चल रहे थे, उनके कागज मान्यता संबद्धता सब झोले में बन गई और अब मास्टर डेटा में ऐड हो गए और जहमत नहीं उठाई किसी ने, जो भी अधिकारी थे, उसका सत्यापन भौतिक रूप से नहीं किया और उसको डाल दिया। तो ये आइस कोड के आने से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि हम इन संस्थानों को मान्यता दिए हैं, वो ऑटोमेटिक वहीं से हमारे पास डेटा आ जाएगा। अभी थोड़ा कमियां हैं उच्चतर शिक्षा विभाग में, उनके यहाँ सुधार रहे हैं, लेकिन आइस कोड लिया है। आइस कोड से
लेने के बाद अब पता लग रहा है कि हमें क्या फायदा हुआ कि 18,000 कॉलेज थे, अब 13,000 लग गए। और अभी एक सबसे बड़े जिलाधिकारी, नाम नहीं लेंगे डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज का, लेकिन अभी जस्ट 24-25 में एक संस्थान ऐसा पकड़ा गया जिसको पकड़ने पर यह पता लगा कि वो 2014-15 से 2024-25 तक स्कॉलरशिप ले रहा, फीस का पैसा ले रहा, मास्टर डेटा में भी है। उसने मान्यता की कॉपी भी लगाई, संबद्धता यूनिवर्सिटीज लगाई, मास्टर डेटा फिलअप करता है, लॉक करता है, यूनिवर्सिटी जहां से उसने लिया वो भी लॉक कर रही है, समाज क्रांतिकारी ने पासवर्ड दिया और हर साल लॉक कर रहे हैं और काफी पैसा गया करोड़ों में। लेकिन अभी लेटेस्ट 1 महीना पहले पता लगा कि न यूनिवर्सिटी से मान्यता संबद्धता है और न कहीं से कुछ भी उसका BBA BCA कोर्स चल रहा। आइस कोड में जब वैलिडेशन के लिए जब दिया गया तो आइस कोड है ही नहीं। इंक्वायरी हुई तो ये सामने आया कि इसको तो मान्यता संबद्धता ही नहीं है और करोड़ों रुपए गए हैं स्कॉलरशिप के। तो आइस कोड से ये फायदा हुआ, लेकिन ये हमें भी आश्चर्य हुआ कि इतने फूल प्रूफ सिस्टम के बाद भी कोई ऐसा भी आदमी, कोई ऐसे फर्जी नाम से कुछ भी ऐड करा के पैसा ले ले और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी ऑफिसर न चेक कर पाए, यूनिवर्सिटी न चेक कर पाए। बहुत आश्चर्य होता है। अब आइस कोड आने से ये रुका है। हमने CBSE बोर्ड से भी लिया है कि अपना हाई स्कूल का रोल नंबर बोर्ड आ गई। UDID ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से है कि दिव्यांगों को एक UDID कार्ड मिलता है। आपको पता है, नई जानकारी बता दूं कि जितने भी दिव्यांग छात्र होंगे कैटेगरी किसी में, तो उनको 10% एडिशनल अमाउंट मिलता है टोटल सैंक्शन का। 1 लाख सैंक्शन है तो 1,10,000 मिलेगा। तो उसमें भी बच्चों ने, दिव्यांग नहीं थे, अपना कुछ भी भरा, दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत भी भरते थे। अब इसमें है कि ऑटो पेश होकर हमारे पास सब कुछ आएगा। NSP पोर्टल से अब ये आया है इस साल से 2025-26 से भारत सरकार की सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप पूरे इंडिया में हर स्टेट वाले अपने स्टेट पोर्टल, जिनके अपने ओन पोर्टल है, वो हमारे पोर्टल से इंटीग्रेशन कराएं, मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने OTR भी कहा और ये जो इंटीग्रेशन है ये डीडुप्लीकेशन है। मतलब ये हुआ कि काफी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट पोर्टल में स्कॉलरशिप ले रहे हैं किसी एक कोर्स में, उसी कोर्स से भारत सरकार की किसी योजना में वहां से भी ले रहे हैं और उसी से रिलेटेड कोई अन्य स्टेट की है वहां पर भी ले रहे हैं। तो सारे स्टेट प्लीज आप शांत हो जाएं। ये होगा कि हम यहाँ से जब डेटा लेंगे तो वहां पर दिल्ली भेजेंगे और हमारे कोई भी एक बच्चा एक ही स्कॉलरशिप पाएगा, उसी सेम कोर्स में 2 बार नहीं पाएगा। तो डीडुप्लीकेशन के लिए भारत सरकार के निर्देश पर हो रहा है। सबसे लास्ट में मैं बता दूं, आप लोग के काम की चीज है कि ये राज्य सरकार की नियमावली में 2024-25 से एक संशोधन हुआ कि ऐसे स्टूडेंट जो यूपी में मूल निवासी हैं और यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया है, मतलब हाई स्कूल उन्होंने अगर यूपी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, ICSE बोर्ड से किया है, संस्कृत बोर्ड से किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बोर्ड से किया है या NIOS बोर्ड से किया है, ये 6 बोर्ड से यदि हाई स्कूल किया है स्टूडेंट और वो हायर क्लासेस में पढ़ रहा है, हायर क्लासेस BTech MTech कुछ भी कर रहा है, तब स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर वो इन बोर्डेड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से हाई स्कूल किया तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे बिहार बोर्ड से हाई स्कूल किया, खैर यूपी का निवासी बिहार बोर्ड से किया, मध्य प्रदेश से किया या राजस्थान से किया, ये प्रतिबंध भी इसीलिए लगाया कि भारत सरकार ने कहा कि भाई जहां जहां डिजिटाइज आपका मिल जाए वहां करिए। तो यहाँ से में हमें CBSE बोर्ड मिला है, संस्कृत और यूपी बोर्ड का इस साल डिजिटाइज होने जा रहा है। बाकी स्टेट बोर्ड इसलिए प्रतिबंधित किए गए कि कई जो हमारे मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर के जिले, हरियाणा के बॉर्डर के जिलों के कॉलेज हैं, जांच में ये पता लगा कि मथुरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, यहाँ पर ये देखा गया कि हम लोग छात्रवृत्ति के, आप लोग जानते हैं छात्रवृत्ति का जो पोर्टल स्कॉलरशिप में जब बच्चा सेलेक्ट करता था यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड और उसके बाद कोई इन तीनों नहीं है तो अदर करके आते, हम लोग व्यवस्था किए थे। तो अदर में वो ये जो 3 बोर्ड है उसके अलावा अदर स्टेट के बोर्ड वो डाल देता था। तो जो जांच में आया अदर स्टेट के बोर्ड में, राजस्थान से अगर आपको 10,000 बच्चों की सैंक्शन हुई है तो लगभग 30, 35, 40% केवल राजस्थान से हाई स्कूल की है। और जब उन सबका जांच की गई, उनके डेटा देखे गए, तो उस डेटा में पता लगा कि 100% फर्जी थे। जयपुर बोर्ड राजस्थान ने कहा कि एक भी हमारे यहाँ से हाई स्कूल नहीं किया है,
फिर वही बात बिहार बोर्ड से आई, मध्य प्रदेश बोर्ड आई, तो वो शिक्षण संस्थान जो बॉर्डर के थे उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके और उसको लेने का प्रयास किया और लिया भी। तो इसलिए ये अदर स्टेट के बोर्ड को प्रतिबंधित किया गया है। अगर हमें अदर स्टेट से इंटीग्रेशन जैसे प्रयास कर रहे थे कि मिल जाएगा, कि बिहार बोर्ड से हमें मिल जाए, तो हम उसको वहाँ के बच्चों को भी जो हाई स्कूल करेगा हम देंगे। तो एक व्यवस्था ये की गई है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा 10 स्टेप प्रोसेस फ्लो स्कॉलरशिप का है। इसमें सबसे पहले अगर स्टूडेंट है तो उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो पहला स्टेज है ऊपर का आ रहा, तो मेन है मास्टर डेटा। कॉलेज का नाम मास्टर डेटा में होना चाहिए। मास्टर डेटा में जब आएगा आईस कोड का वैलिडेशन होगा, लॉक करेगा। उसके बाद जब मास्टर डेटा लॉक हो जाएगा तो शिक्षण संस्थान, तब वो छात्र शिक्षक उस शिक्षण संस्थान को चयनित करके कोर्स को सेलेक्ट करके फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रजिस्ट्रेशन से पहले नई व्यवस्था है ओटीआर की वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जैसा निदेशक महोदय ने बताया। ओटीआर इसी साल से लागू हुआ है और ओटीआर लेने के बाद पोर्टल पर फिर वो पंजीकरण करेगा, रजिस्ट्रेशन और फ्रीशिप कार्ड लेगा। आगे बढ़ के जब फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा, फाइनली सबमिट करेगा, कॉलेज के पास आएगा, कॉलेज बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा, अन्य चीजें चेक करके फॉरवर्ड करेगा, तो यूनिवर्सिटी के पास आएगी। यूनिवर्सिटी फिर उसको सीट वेरिफिकेशन, मास्टर डेटा में भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और वेलफेयर ऑफिसर करते हैं, मास्टर डेटा भी लॉक करते हैं। फिर फॉर्म जो फॉरवर्ड होगा तो वो फिर यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। तो यूनिवर्सिटी की और एफिलिएटिंग एजेंसी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ 2 ही पॉइंट पे है कि जो बच्चे का कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड होकर उन्हें प्राप्त हुआ है और जो सीटें मास्टर डेटा में लॉक की गई हैं यूनिवर्सिटी द्वारा, एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा, उसी सीमा तक ही फॉर्म कॉलेज का जो प्राप्त हो फॉरवर्ड करें आगे। अगर उन्होंने लॉक किया है किसी कोर्स पे 60 सीटें और कॉलेज ने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया है 600, आप ताजुब करेंगे हम 600 बोल रहे हैं। कई जिलों में 60 सीटें हैं और 1000 फॉर्म फॉरवर्डेड हैं। नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं पहले जहां झांसी मंडल कार्यशाला में गया तो मैंने जैसे अभी 24-25 में बिना मान्यता संबद्धता के उसने लिया पैसा, मैंने नाम ले लिया, मैंने झांसी में नाम लिया और 400 किलोमीटर दूर उस कॉलेज से फोन आ गया कि सर हमारा नाम ना लीजिए, क्या हम बदनाम हो रहे हैं। एडमिशन हमने कहा तुम्हारा जब मानते नहीं तो एडमिशन कौन लेगा, फर्जी डिग्री दे रहे हो। तो यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सीट से अधिक यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी को फॉरवर्ड नहीं करना है। 60 सीटें हैं तो 60 में करें और उसमें ये भी देखें कि वो जो बच्चे फॉरवर्ड के आपके पास आए हैं वो एनरोल्ड है कि नहीं, आपके यहाँ से एनरोल्ड है कि नहीं, सूची कॉलेज के माध्यम से आपके पास है कि नहीं है, मतलब वो प्रमाणित है कि नहीं, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, एक्चुअल में एडमिशन लिया कि नहीं लिया, ये आपको देखने का है। उसके बाद जब फॉरवर्ड होगा तो फिर एनआईसी स्क्रूटनी करती है। पहली स्क्रूटनी में हम 2 तरीके से डेटा निकालते हैं, एक करेक्ट डेटा जो जिलों में भेज देते हैं और जो दूसरा डेटा होता है उसमें बच्चों के लिए पोर्टल पे खोल देते हैं करेक्शन के लिए। तो डेटा लॉगिन पे खुल जाता है, बच्चों के लॉगिन कॉलेज और वेलफेयर अफसर का, उसमें भी समय होता है, करेक्शन करते हैं, बच्चा करेक्ट करके फिर फॉरवर्ड करता है, वो फॉरवर्ड करता है, फिर कॉलेज के पास आता है, कॉलेज उसको दोबारा फॉरवर्ड करता है, नहीं करता है तो फिर रुक जाएगा, तो दोबारा भी फॉरवर्ड आपको करना है। दोबारा फॉरवर्ड करने के बाद फिर आगे प्रोसेस हो जाता है डिस्ट्रिक्ट कमेटी, करेक्ट, सस्पेक्ट, वेलफेयर और उसके बाद पेमेंट होता है। नेक्स्ट, ये समय सारणी है इस साल की, आपको विशेष ध्यान देना है। अब इस हाल में मुझे 9-10 के तो नहीं लेकिन इंटर कॉलेज के कुछ हैं, लेकिन 9-10 का समय सारणी बताना इसलिए जरूरी है कि जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, डिप्टी डायरेक्टर हो, जिला विद्यालय निरीक्षक अगर मौजूद हैं तो उनकी ये बाइंडिंग ड्यूटी है कि 2 अक्टूबर को जो ऑनरेबल सीएम साहब ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्रों को लाभान्वित कराया जाए, क्योंकि उन्होंने कोई भी अड़चन नहीं है, एडमिशन रिजल्ट सब हो चुका है, तो आपको करना। वैसे पोर्टल तो उनके प्रोफाइल लॉक के लिए खुला है 1 जुलाई से 5 अक्टूबर, लेकिन और आवेदन की तिथि 2 जुलाई से 30 अक्टूबर है। संस्था से अग्रसारण 3 जुलाई से 5 नवंबर है। तो जो अग्रसारण है वो 31 अगस्त तक जिनका हो जाएगा प्री मैट्रिक, वही कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का फिर DIS 1 सितंबर से 9 सितंबर वेरिफिकेशन करेंगे और फिर आगे डेटा जाएगा और उनको पेमेंट होगा। तो 5 कैटेगरी के लिए पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक से विशेष अनुरोध रहेगा कि आप इसको करें, क्योंकि जो अभी आज का डेटा मैंने चेक किया है 10% कॉलेजों ने अभी अपना प्रोफाइल लॉक किया है, जितने मास्टर डेटा में नाम है उसका 10% ही
प्रोफाइल लॉक किया, और जब कॉलेज प्रोफाइल लॉक करता है तब जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाता है, वो लॉक करते हैं। और इस साल से एक चेंज ये भी है कि जब तक विद्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर, दोनों स्तर से विद्यालय का प्रोफाइल लॉक नहीं होगा, तब तक विद्यालय वाला कॉलेज उस बच्चे का फॉर्म फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएगा, वो बढ़ेगा ही नहीं। तो ये नहीं कि हमने विद्यालय का हमने तो लॉक कर दिया, अब फॉरवर्ड कर देता हूँ, बाकी डिवाइस जाने ना। अब आप जाइए डिवाइस से कराइए, और डिवाइस की भी बाइंडिंग ड्यूटी रहेगी कि करें। ऊपर से भी ये भी निर्देश था, मैंने वीसी में कहा था, मैं अनुरोध करूंगा कि यदि कोई संस्थान है आपके अधीन गवर्नमेंट एडेड, तो आप निर्देश दें कि भाई आप इसको प्रायोरिटी पे करें। कोई तकनीकी कोई बात आती है तो जिला कार्यालय स्तर पे बात करें, नहीं तो निदेशालय में बात करें। और मैं डिप्टी डायरेक्टर लखनऊ मंडल से अनुरोध करूंगा कि आपके मंडल के 5 जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम और उनके मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पर्सनली प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि आप बात करेंगे, तो उनके नाम और नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। मैं भी यहाँ से जाने के बाद ये कोशिश करूंगा कि बात करके ज्यादा से ज्यादा तकनीकी कोई दिक्कत हो तो सोल्यूशन निकाल सकूं। 2 अक्टूबर नेक्स्ट ये कई लोग हैं 1072 छात्रवृत्ति, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें विशेष आप ही लोग के लिए है कि मास्टर डेटा जो है, मास्टर डेटा की या किसी भी स्तर की डेट बढ़ेगी नहीं, ये विशेष नोट कर लीजिए, विशेष ध्यान देके नोट कर लीजिए। शिक्षण संस्था स्तर से 25 नवंबर, यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से 5 दिसंबर और वेलफेयर अफसर के स्तर से 12 दिसंबर। ये डेट नोट कर लीजिए, कोई डेट बढ़ेगी नहीं। अब ये क्यों कहा जा रहा कि डेट बढ़ेगी नहीं, और अगर किसी स्तर पर किसी स्टेक होल्डर पर मास्टर डेटा लॉक नहीं होता है या लॉक है, विद्यालय से फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया, पेंडिंग है, फॉर्म फॉरवर्ड होके गया, यूनिवर्सिटी पे सीट वेरीफाई नहीं हुआ, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने निर्धारित समय अवधि में उस पर निर्णय नहीं लिया, तो कार्रवाई होगी। 24-25 में 2024-25 में 4 बार सीएम साहब के यहाँ बैठकें हो चुकी हैं। और अब मैं यही कह दूं, आज पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कल सीएम साहब के यहाँ फाइल अप्रूव हो गई है कि 24-25 के जो बच्चे परीक्षा घोषित न होने के कारण, सेशन लेट होने के कारण, विद्यालय स्तर से फॉर्म फॉरवर्ड न होने के कारण, विद्यालयों द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा या समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा लॉक न किए जाने के कारण, यूनिवर्सिटी द्वारा सीट वेरिफिकेशन न किए जाने के कारण, किस भी कारण से यदि रहा हो तो अनुमति मिल गई है कि पोर्टल खोल दिया जाए। अब ये अनुमति मुख्यमंत्री जी के स्तर से है, साथ में ये है कि आप इसको कैबिनेट में ले जाएं। तो कल ही आया था, मुझे निर्देश आ गया कि कैबिनेट नोट पहुंच जाए, तो मैं यहाँ आने से पहले कैबिनेट नोट बना के शासन भेज के आया हूँ। कैबिनेट नोट अब चला जाएगा, कल मंगल हो सकता है कल ही लग जाए, तो पोर्टल खुलेगा। लेकिन इस पोर्टल खोलने में कितने लोग शहीद हुए हैं? लगभग सभी यूनिवर्सिटियों से आ गए हैं, सभी एफिलिएटिंग बॉडी से हैं, 80% तो हैं। समाज कल्याण अधिकारी भी 20 हैं, तो आप उनके कुछ 20 के सभी पटल सहायक भी हैं। तो मुख्यमंत्री ने खुद अप्रूव किया है कि इसको क्या दंड देना है। अब यूनिवर्सिटी का तो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस के पास जाएगा, उस एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप स्टेक होल्डर हैं, 24-25 में जो हो गया, जो मिलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन अब आगे आप लोगों के स्तर से कोई भी चीज डिले ना हो। डिले होगी तो निश्चित तौर पे जैसे 24-25 में है, अब वो जैसे जिलों को हमने लिखा, मनोज सिंह साहब थे चीफ सेक्रेटरी सर, उन्होंने कहा कि हमें हर जिले से चाहिए, जिसकी लापरवाही है तब हम पोर्टल खोलेंगे। तो ये जब निर्देश आया गया तो हर जिले से चाहिए। जिलाधिकारी को भेजा गया कि सीडीओ की अध्यक्षता में समिति बना दे, जांच करें। जांच के लिए गया, रिपोर्ट 5-6 जिलों से आई, लेकिन सब जगह था हमारा कोई गड़बड़ी नहीं है। तब शासन ने सीधे एनआईसी से मांग लिया, ये सबके बायोआथ है, ई-केवाईसी है, सबके डिजिटल सिग्नेचर है, और किसने क्या लॉक नहीं किया है ये एनआईसी के पास है, और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो सारा आंकड़ा उन्होंने 2 दिन के अंदर शासन में दे दिया, और उसी के तहत ये कार्रवाई डिसाइड की गई है। तो मेरा फिर अनुरोध रहेगा कि आप इस साल समय सारणी का पालन करें। समय सारणी के पालन करने पर ही बच्चे वंचित नहीं होंगे। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे योजनाधिकारी ने बताया कि 6 लाख बच्चे इन्हीं सब कारणों से वंचित हुए। हो सकता है 6 लाख टोटल संख्या है, पात्र 3 ही लाख हो, लेकिन
फिर भी 3 लाख तो पात्र थे, तो वंचित हुए। तो इस पे जो कॉलेज है वो उनके नोडल ऑफिसर्स हैं और यूनिवर्सिटी है और हमारे वेलफेयर अफसर हैं, ये मतलब रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन सेंसिटाइज करें कि नहीं आपका कितना लाख हुआ, नहीं हुआ है करिए, और नहीं तो हम सख्ती से एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, ये सामान्य वर्ग का सेम उसी तरह है, इसमें भी वही डेट निर्धारित है, बस SC/ST में यह है कि छात्रों के आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है और OBC माइनॉरिटी जनरल में आपका 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर के बाद डेट नहीं पड़ेगी। फिर मैं बार बार ही कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग के स्तर से लापरवाही होगी तो हम लोग का भी दायरा में आ जाते हैं तुरंत। सुपरविजन कमजोर था, दे दो एक इनको भी। तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इसको विशेष मास्टर डेटा ही तो लॉक करना है कॉलेज को, 3 दिन के अंदर कर लेंगे आप। दिक्कत आ जाएगी तो तुरंत चौथे दिन आप भेज देंगे कि दिक्कत दूर करने, और यदि लॉक कर दिया तो चौथे दिन आप भेज दीजिए यूनिवर्सिटी को। एक चेंज और किया गया है बहुत बढ़िया लेवल का। अभी तक था जैसे हमने 9-10 का बताया, वैसे ही दसमोत्तर में भी है कि विद्यालय, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी लेवल से मास्टर डेटा लॉक होने के बाद वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके फॉर्म फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं जब तक उस कॉलेज का एफिलिएटिंग बॉडी यूनिवर्सिटी भी मास्टर डेटा उसके बाद लॉक न करे। अगर वो भी कर दिया तो फिर वेलफेयर अफसर भी लॉक ले, मतलब तीनों स्तर से लॉक होने के बाद कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड होंगे, ताकि स्टूडेंट, ये हाई लेवल का है, ताकि स्टूडेंट जो है वो कहें कि मेरा फॉर्म तो फाइनली सबमिट हो गया, कॉलेज ने रिसीव कर लिया, वेरीफाई कर दिया, बात कर रहे हैं लेकिन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने लॉक नहीं किया, अभी समाज कल्याण अधिकारी लॉक नहीं किया। तो वो लॉक करना जरूरी है। इससे भी एक होगा कि भाई आप समय रहते कर देंगे, तो लॉक करना जरूरी है। नेक्स्ट, मास्टर डेटा में आप ज्यादातर जानते ही हैं कि कैसे लॉक किया जाता है। नया कॉलेज है तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का है, न्यू इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन, उस पर आप जाएंगे। आइस कोड का मतलब आइस कोड तो पहले लेना ही है, मैंडेटरी हो गया, लेंगे, वैलिडेशन होगा, आप उस पर डिटेल भरेंगे, आपके यूनिवर्सिटी पास जाएगा, वो सत्यापित करेंगे। उसके बाद समाज कल्याण अधिकारी उसको पासवर्ड जनरेट करेंगे, देंगे। फिर आपको पासवर्ड मिलने के बाद लॉगिन करके डिजिटली मास्टर डेटा लॉक करेंगे, फिर पुराना प्रोसेस वही सब चलेगा। हर साल मास्टर डेटा लॉक करना है। इसमें जो पुराने कॉलेज हैं उनको पिछले कुछ डेटा जैसे अटेंडेंस है, मार्क्स हैं, ये सब भरने होते हैं। उसमें CGPR सिस्टम में है कि दोनों सेमेस्टर के पूर्णांक और प्राप्तांक जोड़कर भरे जाएं, तभी प्रतिशत आएगा। एक अनुरोध ये भी रहेगा कि यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है, रिन्यूअल का बच्चा है और वो न पास है न प्रोन्नत है, तो आप उसके फॉर्म को फॉरवर्ड न करें। अभी 24-25 में DLED कोर्स में 23-24 का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट 9 जुलाई को आया, यानी 23-24 का बच्चा 24-25 में सेकेंड ईयर में नहीं गया था। लेकिन सारे शिक्षण संस्थानों ने 24-25 में सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया, फॉर्म भराए, फॉरवर्ड किया, लेकिन हमारे वेलफेयर अफसर और निदेशालय से वो रोक दिए गए। लेकिन एडमिशन दिलाना ही फ्रॉड हो गया। जब आपके पास उस बच्चे की पास और प्रोन्नत की मार्कशीट ही नहीं थी, प्रोन्नत विदाउट मार्क्स या प्रोन्नत विद मार्क्स, या पास हो गया, जब कुछ नहीं था, कोई भी उसके पास हाथ में अभिलेख नहीं, तो कैसे वो सेकंड ईयर में एडमिशन किया, कैसे उसको आपने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया? आप खुद अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं और हम कभी जांच होगी तो फंसेंगे। इसी तरह आयुर्वेद बोर्ड का, आयुर्वेद उपचारिका, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, यूनानी उपचारिका, यूनानी फार्मासिस्ट, 4 कोर्स चलते हैं आयुर्वेद, यूनानी, योगा सिद्धा से तिब्बती बोर्ड में। उसी तरह यूपी होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड का है डिप्लोमा इन होम्योपैथी फार्मेसी। इनके 23-24 के बच्चों के न पास थे न प्रोन्नत थे, फिर भी सभी कॉलेजों ने 24-25 में एडमिशन दे दिया सेकंड ईयर में और आगे बढ़ा दिया, सबके रुक गए। होम्योपैथ का और आयुर्वेद का तो शासन ने रिपोर्ट मांगी कि इसमें क्या है, दही है, तो आयुष विभाग में क्या हो सकता है इसकी कोई पुलिस जांच हो जाए, क्योंकि बड़े लेवल का, पूरे प्रदेश लेवल का स्कैम है कि पैसा लेने के लिए बच्चे भले सेकंड ईयर नहीं गए, फॉर्म भरो और बढ़ा दो। तो ध्यान रखिएगा कि पास होना चाहिए सब, तभी आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, आइस कोड का है, इसमें भी आपको पिछले साल से लागू काफी भली बात परिचित है। यूनिवर्सिटी
को यू से कोड मिलता है, कॉलेजों को सी से मिलता है, और ऐसे कॉलेज जिनका किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिंग नहीं है एफिलिएशन, लेकिन किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से जैसे पीटीई से है, बोर्ड से है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से है, परीक्षा निर्वाहक प्राधिकारी से है, तो उनको एस से मिलता है। ये कोड उनको मिलते हैं। अभी आइस कोड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें बताने लायक हैं कि आइस कोड में आप जब लेने जाएं तो उनके पोर्टल पे आप जब भरें तो आपकी जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है उसी को भरेंगे, और फिर वो आपके कंसर्न यूनिवर्सिटी जाएगा, फिर स्टेट नोडल अफसर, वहाँ से हर कॉलेज को केवल एक आइस कोड मिलेगा, चाहे जितने एफिलिएशन उसमें एजेंसी से एफिलिएशन और कोर्स चला रहा हो, चाहे जितने भी हों, आइस कोड एक ही मिलेगा। नई यूनिवर्सिटियाँ खुलती हैं तो पहला साल नई यूनिवर्सिटी से है, पुराने कोर्सेज जो पुराने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पुरानी यूनिवर्सिटी से, दो यूनिवर्सिटियों से एफिलिएशन हो जाता है, लेकिन कोड एक ही रहता है। नेक्स्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इसको भी मैंने इस साल लागू हुआ है। इसमें आपको जो डिटेल्स दी गई हैं उसको भरना है बच्चे को, और एक OTR मिलेगा, वो लाइफ टाइम जब भी आगे कहीं पढ़ेगा ये OTR उसको यूजफुल रहेगा, करता रहेगा। इसमें भी इसमें जो आधार का पर्सनल डिटेल आएगा बच्चे का वो ले लेंगे। इस पर एक चीज थोड़ा सा ये देखिएगा कि जो SC/ST बच्चों का, SC खासकर जिनका हम 40% यहाँ पेमेंट करते हैं और 60% पेमेंट के लिए दिल्ली भेजते हैं भारत सरकार को, तो वहाँ पर कुछ डेटा उनको API के माध्यम से एक्स्ट्रा चाहिए। जैसे हम आधार में लेते हैं, पिता का नाम है पिता के लेते हैं, उनको माता का नाम भी चाहिए, ईमेल ID भी चाहिए। तो OTR में ये व्यवस्था की गई है कि आप माता का नाम भी भरें, ईमेल ID भरें। अब आधार कार्ड में कुछ लोगों का तो पिता का नाम रहता है एक तरफ, लेकिन नहीं, एक बच्चे का नाम बना है, किसी का नाम बना है, पीछे साइड में एड्रेस लिखा हुआ, नाम नहीं लिखा पिता का। तो पिता अगर ऐसा है कोई आधार कार्ड जिसमें उसके फादर का नाम नहीं है तो अपडेट करा लें। और आधार तो वैसे भी अपडेट का है, जो हाई स्कूल में डिटेल्स हैं वही डिटेल आधार कार्ड में विद लेटर, एक लेटर के साथ होना चाहिए कि जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम जो भी है, सब कुछ सही होना चाहिए। गलत नहीं होने, गलत है तो आप अपडेट करा लें, बच्चों से करवाएं। नेक्स्ट फ्री शिप कार्ड है, इस पर बहुत डिटेल में मैंने पहले ही बताया। फ्री शिप कार्ड में आप रजिस्ट्रेशन के साथ ही होता है कि जिले का नाम आएगा, कोर्स का नाम आएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर भरेगा, कास्ट भरेगा, वैलिडेट होगा, इनकम वैलिडेट होगा, और जैसे वो अपना गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज सेलेक्ट करता है, अपनी कास्ट बताएगा, तो फ्री शिप कार्ड का एक पोर्टल पेज खुलेगा, प्रोसीड करेगा, उसके लॉगिन पर एक जनरेट हो जाएगा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से समाज कल्याण विभाग में। वो कार्ड लेके आप गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजों के पास उसको जब बच्चा लाएगा तो रिसीव कराएगा। आप इसका प्रचार प्रसार करें, और जैसा मुझे अभी सामने पता लगा कि इसका प्रचार प्रसार अवेयरनेस नहीं है, तो समाज कल्याण अधिकारी अपने नोटिस बोर्ड पे एक एक्स्ट्रा फ्री शिप कार्ड के लिए एक एक्स्ट्रा कुछ भी बनवा के एकदम प्लास्टिक कोटेड बड़ा पूरा एक चक्का करवा लें कि कोई भी बच्चा आए तो पढ़ ले। प्रचार प्रसार के लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, इसमें संस्थाओं के स्तर पे जैसे हाई स्कूल लेना है, मास्टर का मैं बीच में सारी चीजें बता दिया, और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे बच्चे का फॉर्म फॉरवर्ड करना है तो एक कॉलेज पर एक ही डिवाइस काम करेगी, वो डिवाइस उसके दो कॉलेज हैं दूसरे नहीं करेगी। UIDAI की गाइडलाइन और उसके निर्देश हैं, और UIDAI से अप्रूव ही अप्लाई डीलर से मिलता है, तो इसको करा लें। इसके अलावा और परीक्षा रिजल्ट है, जो सस्पेंड डेटा है उसको देख लें। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय स्तर पे कार्रवाई में नवीन संस्थाओं का जरूर चेक करना चाहिए कि वो चल भी रहा कि नहीं है। जैसे एक जिले में पहुंची, आज तक उसको वेरीफाई यूनिवर्सिटी कर रही है, तो ऐसे नौबत आप लोग भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में हो या कॉलेज हो तो अपना बंद करा लें। परीक्षा फल समय पे घोषित हो, निर्धारित प्रारूप पे हो, निर्धारित सीटों के अंतर्गत ही फॉर्म फॉरवर्ड हो। विशेष ये कहना है कि जैसे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% सीट्स अतिरिक्त होती है। पिछले साल कई कॉलेज मोर देन 100 कॉलेजों का साथ मेरे पास 60 सीटें, 10% तो हम EWS की सीट थी वो हम लॉक नहीं कर पाए। तो मेरा कहना है अनुरोध है कि आप वर्तमान में ही अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं कि हम EWS कोटा हमें मिला हो तो उसको आप लॉक करें, यूनिवर्सिटी उसको चेक करे, और अगर सही है तो वो भी 10% एडिशनल लॉक कर सकते हैं ताकि बाद में पोर्टल बंद होने में ये प्रश्न ना उठे। नेक्स्ट,
इस साल से जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जियो टैगिंग अभी बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन इसके लिए काम चल रहा है और अभी फ्री वाला व्यवस्था लागू हुई है, डिजिलॉकर है, OTR है, इसमें वो भी हो गया है। ये तीसरे में लिखा हुआ ये जो मेन है वो बताना चाहूँगा, मास्टर डेटा जैसे आप लॉक करते हैं कॉलेज स्तर पर, तो सबसे पहले आप जब मास्टर का लॉक करना हो तो आपके यहाँ कितने कोर्स एक्चुअल में मान्यता प्राप्त हैं, संबद्धता प्राप्त है, उन कोर्सेज को सेलेक्ट करके फ्रीज कर रहे हैं। ये व्यवस्था इस साल दी गई है। फ्रीज करने के बाद उसमें से मान लीजिए 10 कोर्स चल रहे हैं, 10 आपने फ्रीज कर दिए, फिर 10 के 10 मास्टर डेटा लॉक कर दिए, मतलब फीस है, सीटें भर दीजिए। अगर लगता है कि नहीं अभी हम 5 ही करते हैं तो 5 करेंगे। तो जैसे ही आप लॉक करके आगे फाइनली लॉक करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा कि आपने आज दिनांक इतने को कंप्यूटर का जो डिटेल है, लॉगिन है, सब कुछ आपके पास सर्टिफिकेट आएगा कि आपने इतने कोर्स लॉक कर दिए। और वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, यूनिवर्सिटी भी यही करेगी, वेलफेयर अफसर भी करेंगे और उनके लॉगिन पर एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। कल को ये नहीं कर सकते हैं कि साहब हमें तो दिखा नहीं, हम कैसे लॉक करें, हम आए ही नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और NIC ने और कहा कि नहीं सब कुछ लॉक। तो आपके पास सर्टिफिकेट बताएगा कि आपने कितने सर्टिफिकेट जनरेट हुए और कितने आपने लॉक किए, कितनी बार लॉगिन किया, ये सारी चीज़ें लॉग मेंटेन ये किया जाएगा। सीटों के अंदर ही आवेदन करें और SNO, DNO, INO, HOI का जो एप्लीकेशन है वो इस साल से मैंडेटरी है, प्रस्तावित कार्रवाई। नेक्स्ट, इसमें 2-3 चीजें बतानी है आपको। इससे पहले ये लास्ट पेज है, नियमावली में एक नियम है, लगभग सभी कॉलेजों को पालना पड़ता है कि एक छात्र है, कोई किसी कॉलेज में किसी जिले में पढ़ रहा है और वो कोर्स अधूरा छोड़कर दूसरे कोर्स में चला गया, BA कर रहा है, 1 साल पढ़ा, स्कॉलरशिप किया और दूसरे जिले में या उसी जिले के दूसरे कॉलेज में चला गया, तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, फॉर्म ही नहीं भर पाता है। तो उसमें 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो यह है कि कोई भी बच्चा यदि नॉन प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ रहा है और नॉन प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ते हुए उसने कोई स्टेट लेवल या ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया और उसका सिलेक्शन प्रोफेशनल कोर्स में हो गया, मतलब कि BA कर रहा, BSc कर रहा और उसने नीट दिया, क्लैट दिया, या उसने स्टेट लेवल का B.Ed का एग्जामिनेशन दिया या JEE मेंस एडवांस दिया, तो उसका सिलेक्शन दूसरी जगह हो गया। तो उसमें प्राविधान है कि पुराने वाले कोर्स का 1 साल 2 साल जो भी पढ़ा है, स्कॉलरशिप भी पाया है, उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो नंबर ब्लॉक होगा और नए कोर्स में फर्स्ट ईयर से मिलेगा। लेकिन यदि वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू ना जाके दूसरे तरीके से कोर्स छोड़ के एडमिशन लेता है, मान लीजिए BA कर रहा है, 1 साल पढ़ा, स्कॉलरशिप आ गया, अब वो पास हो गया, लेकिन वो चला गया DLED करने। अब DLED में तो कोई ऑल इंडिया लेवल या स्टेट लेवल का एग्जाम होता नहीं, उसने जाके मेरिट बेस पर DLED में किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर वो वाली सुविधा नहीं मिलेगी। अगर BA में उसने 1 साल स्कॉलरशिप लिया है तो DLED के फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो सेकेंड ईयर से एलिजिबल होगा। ये आ रहे थे, मात्र 6000 बच्चे पाते हैं जिनकी 75% से अबव अटेंडेंस, यानी कि बच्चे आ ही नहीं रहे पढ़ने। आप जितने हम बैठे हैं सब लोग जानते हैं, कॉलेज में एडमिशन होने के बाद गायब। इसका एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। हापुड़ जनपद में शिव कुमार है, समाज कल्याण अधिकारी। उन्होंने सभी संस्थानों को पत्र जारी किया कि आपने इन बच्चों का अटेंडेंस 75% से ऊपर दिखाया है, कृपया हमें प्रत्येक बच्चे का हापुड़ जनपद में वो एड्रेस प्रूफ दीजिए जहां पर वो रहे हैं, जिसके आप टेनेंट रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, कहीं पे भी किराए पे रहे हैं, कहाँ रहे हैं, उसका कितने दिन रहे हैं, पूरा प्रूफ दीजिए, क्योंकि यहाँ रह के उन्होंने 75% पूरा किया है। नॉट ए सिंगल कॉलेज, किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। तो इंक्वायरी जब हुई जिलाधिकारी की तो पता लगा कि कम से कम 25 कॉलेज ऐसे निकले जहां पर आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ के बच्चे बसों में भरकर हापुड़ लाए गए या और बुलंदशहर बाग पर कहीं भी जा रहे होंगे, हापुड़ वाले में लाए गए
उन्होंने एडमिशन लिया, फॉर्म भरा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया, फॉर्म फॉरवर्ड हुआ, बच्चे बस एक हफ्ता पिकनिक बनाया, वापस चले गए जौनपुर बलिया घाट जहाँ पे आए थे वहाँ घर छोड़ दिए गए, फिर वो आए ही नहीं। और उन्हीं बच्चों को कॉलेज ने 75% अटेंडेंस दिखा के फॉरवर्ड किया और सब कुछ किया। उसका उन्होंने कहा कि एड्रेस प्रूफ दे दे। कॉलेजों ने शिकायत की, डायरेक्टरेट में की, डीएम से की, मंत्री से की, मुख्यमंत्री से की, हर जगह घूम फिर के फिर ये बात आई कि भाई आप इसका जवाब देने में आपको क्या दिक्कत है, आप वैलिड डॉक्यूमेंट दे दीजिए। वो मेरे पास भी आया, हमने कहा दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, मंत्री जी दे दीजिए, मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, आप दे देंगे तुरंत आपको आदेश हो जाएगा, इसमें तो आपको मिलना ही मिलना। तो सभी कॉलेज वाले एक शुरू गए, सर बच्चे जब रहे ही नहीं तो हम दे कहाँ से, जिसका भी देंगे वो मालिक खड़ा हो जाएगा, सामान है, रहे ही नहीं थे। वेरिफिकेशन होने लगे क्रॉस वेरीफाई में, क्या इस घर में रहे, पता लगा सर आप बताओ ये बच्चा रहा तुम्हारे यहाँ, साहब कहे नहीं सर हम तो जानते ही नहीं। तो हर कॉलेज खिलाफ फिर FIR हो जाएगी फर्जी डॉक्यूमेंट पे, किसी ने नहीं लिख के दिया, फिर हाई कोर्ट में मूव किए, फिर रिट भी करे, उसके बाद रिट विड्रॉ भी कर लिया क्योंकि वहां भी आदेश उनके खिलाफ होने लगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के काम अगर हो रहे हैं तो ना करिए। और दूसरी चीज ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन, ये दो व्यवस्थाएं हैं। फेशियल रिकॉग्निशन में बायोमेट्रिक नहीं होता है, आधार नहीं होता, फेस ऑथेंटिकेशन में आधार बेस होता है। तो ये विचार पूरे तीनों विभागों के जो मंत्रीगण हैं, हमारे राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर जी, दानिश जी और माननीय नरेंद्र कश्यप जी और हमारे माननीय मंत्री असीम अरोड़ जी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी डायरेक्टर की लेवल से सबके यहाँ बैठ के तय हो गई कि ये इस साल पूरी की पूरी व्यवस्था इस तरह बना दी जाए कि अगले साल से इसको फाइनली लागू कर दिया जाए, फेस ऑथेंटिकेशन का। इस पे काम बहुत तेजी से चल रहा है, ये एक चैलेंज है। दूसरा जो नीचे लिखा हुआ है कि छात्रवृत्ति पोर्टल को इनकम टैक्स की साइट से इंटीग्रेशन, इसमें भी कई ऐसे मामले पकड़ में आए। क्यों आया कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो जिसके माता पिता को खबर ही नहीं, वो लखनऊ विकास प्राधिकरण में असिस्टेंट इंजीनियर हैं, जम्मू कश्मीर या स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर है या कैशियर है, किसी विभाग में है या किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये रिटन डॉक्यूमेंट है कि ये पाए गए और इनके बच्चे खेती का 25,000 रुपए सालाना इनकम सर्टिफिकेट तहसील लेखपाल से बनवाए, और जबकि उनके फादर 10, 20 लाख 25 लाख रुपए की पर ईयर इनकम है, और वो फर्जी इनकम बना के फाइनेंस को पता नहीं है। जो ही मैं नाम लिया, इनकी जब जांच हुई थी, इनके सस्पेंशन और रिकवरी कार्रवाई हुई, उनके कंसर्न डिपार्टमेंट ने उस माता पिता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो वो ब्याज सहित वापस दिए, पूरा पैसा दिए, और बच्चे तो उसको पैसा पाते हैं और कुछ ना कुछ अपना नया शौक पूरा करते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये व्यवस्था हुई कि काफी विचार विमर्श हुआ। मैंने पर्सनली इस पे भी काम किया था कि यहाँ लखनऊ इनकम टैक्स विभाग से भी प्रयास किया था कि पोर्टल का इंटीग्रेशन हो जाए। तो यहाँ से नहीं हुआ कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, आप यूपी गवर्नमेंट वहाँ लिखे। तो यहाँ पर भी मैंने रखा, और फिर वहाँ दिल्ली सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में बात हुई, मीटिंग हुई 30 जून को। तो जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो IRS हैं, उनको मैंने बताया सर ये हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है, कहीं मुझे मालूम है लेकिन करूँ कैसे, क्या करूँ इस पे। तो मैंने कहा एक सुझाव है, क्या बताइए। तो मैंने कहा कि सर जैसे हम बच्चों का सब कुछ फॉर्म भराते हैं, आधार वैलिडेट कराते हैं, तो क्यों ना हम माता पिता के लिए आधार को फॉर्म में ले लें, आधार लेंगे तो लाइव वैलिडेट भी हो जाएगा, UIDAI से मेरा इंटीग्रेशन है। हर आधार से जिसका भी रिटर्न फाइल करता है वो पैन नंबर लिंक होगा, तो इनकम टैक्स से इंटीग्रेशन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर हमें फिक्स करके दे देगा उसी फॉर्म में। और जब पैन नंबर आएगा, उस पैन नंबर पे लास्ट 3 ईयर के क्या रिटर्न फाइल है, कितने अमाउंट का पर ईयर इनकम, और प्लस उसका क्या व्यवसाय रहा है, वो दोनों प्रदर्शित हो जाएगा। चाहे जो जितना भी भर रहा हो, डायरेक्टरेट लेवल पे हम निकाल के उसको बाहर करेंगे और फिर बाकी पेमेंट कर देंगे। तो बहुत खुश हुए कि हाँ यार ये तो किया जाता तुरंत। मैंने कहा मैं भेज चुका हूँ, फिर तो उन्होंने कई सुझाव हैं, तुम इसको सेपरेट भेज दो, भेज दिया सेपरेट भी, और एक्सेप्ट भी हो गया है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चल रहा है। इस पे पर्सनली एक मैटर ऐसा आया था जो आप खुद चौंकोगे कि ये समाज कल्याण विभाग कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स पर स्कॉलरशिप देता था, बंद कर दिया। अब सोचो क्यों बंद हो गया, जैसे PGDM बंद हो गया। PGDM में भी यही था कि AICTE से अप्रूवल लाए किसी भी स्टेट में, और फिर उसके बाद स्वयं मालिक वाले, ना कोई एफिलिएटिंग बॉडी है, ना कोई यूनिवर्सिटी उस पर रेगुलेटरी अथॉरिटी है,
कॉलेज ने खुद ही 500 सीटें लाई, उसमें सीट भी बहुत होती थी। हर जगह 60, 70, 120 होती थी। पीजीडीएम में 500, 600, 1000 की सीटें आती थी और उस पर एडमिशन भी 100% अनुसूचित जाति। और उसके बाद खुद ही उसमें पेपर, एग्जाम, कॉपी चेक किया, पास कर दिया, 2 साल पास, 5 सीट और पैसा मिल गया और सारे कोर्स बंद होने लगे। पीजीडीएम में लड़के बढ़ने लगे, 350, 400 करोड़ तक पहुंच गया। ये चीज़ें शिकायत फिर होने लगती है। उन्हीं कॉलेजों के एम्प्लाई जो निकाले जाते हैं या जो रुष्ट होते हैं वही शिकायत करते हैं डिपार्टमेंट में, हायर लेवल पे। तो इसकी वजह परीक्षण हुआ तो ये हुआ कि नहीं। अभी लखनऊ में ईडी वाले छापे भी पड़े थे पिछले साल फरवरी 23 में, सेम ऐसे ही प्रकरण था, लेकिन ये हमारे पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज कल्याण से रिलेटेड नहीं था, दिव्यांग कल्याण विभाग से था। जो इंटर कॉलेज और जो डिग्री कॉलेज जो कॉलेज थे वहाँ पर था कि जो बच्चे पढ़ते हैं और एक पर्टिकुलर कोर्स था उसमें दिव्यांग बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंटर में 57,000 और जो उच्च कक्षा है उसमें 1,67,000 फीस दी जाएगी। दिव्यांग मिनिस्ट्री भारत सरकार देती है। एक 2 4 दिव्यांग नहीं मिलते हैं, उस कॉलेज में 70 दिव्यांग हैं। ऐसा वो जांच है बताया, जांच हुई, ईडी वाले मेरे पास आए, एसआईटी वाले आए, हमारा सारा डेटा ले गए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी, सब फुल प्रूफ था। अगर गड़बड़ी होगी भी तो अटेंडेंस वाली होती, वो कौन पकड़ेगा बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो अटेंडेंस से पकड़ा जाएगा। तो उसमें उन्होंने पकड़ा, कार्रवाई आगे चार्जशीट लग गई है। उसी तरह हमारे यहाँ पीजीडीएम अगर हम इसको 2017-18 बंद न किए होते तो आज पूरा यूपी गिरफ्त में होता। ये कोर्स ही ऐसा था कि इसमें बहुत गुंजाइश थी और लोगों ने किया भी। इंटीग्रेशन पे मैं लास्ट फिर बता के खत्म करूंगा कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में एक हम देते थे और विगत मेरा जो अनुभव है कि 150 बच्चों ने अप्लाई किया था विगत 20 साल में और 150 के 150 बच्चे में से 2 या 3 ने कोर्स कंप्लीट किया, बाकी सब ने 30, 35, 40 लाख रुपए लेके कोर्स ही नहीं कंप्लीट किया। तो इस पर इंक्वायरी हुई। इसमें एक बच्चे का फॉर्म 2013-14 में भेजा गया था, जांच पड़ताल आए, सब कुछ शासन भेजा, शासन ने भारत सरकार को भेजा, भारत सरकार ने पेंडिंग रह गया, वो चला गया हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया कि भाई इसकी 35 लाख रुपए फीस समाज कल्याण विभाग भारत सरकार दोनों मिल के दें, 25-25 हजार रुपए पेनाल्टी दें और जब से ड्यू था तब से ब्याज भी दें छात्र को। ठीक है, कोर्ट का आदेश है। कंप्लायंस के लिए जब हमने वहां भेजा, शासन भेजा, शासन से हमें बजट मिल गया 35 लाख, ब्याज वाला भी मिल गया, फीस वाला भी मिल गया, पेनाल्टी वाला भी मिल गया। तो हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी अमेठी में है, हमने कहा बच्चा आपके पास पढ़ा था, उसका अकाउंट नंबर दे दीजिए बैंक का ना, हम पैसा ट्रांसफर कर दें। तो उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो ये सब तो कुछ है नहीं, बच्चा पढ़ा जरूर था, सर्टिफिकेट अपना पायलट लाइसेंस कोर्स का जो सीनियर का लाइसेंस था वो लेके गया है, कुछ है नहीं मेरे पास, आधार कार्ड है वो है, मैं भेज रहा हूँ। उसने आधार कार्ड भेजा तो पूरा मामला जो था, मैंने फिर जहाँ का रहने वाला था आधार कार्ड एड्रेस पे मैंने गाजियाबाद भेजा कि इसका घर जाकर एडीओ या वीडियो समाज कल्याण जो होते हैं सुपरवाइजर, वो जाके उसका एड्रेस ले आए, परीक्षण कर लें। तो एडीओ जब गए वहाँ पर तो वो उसके 2 मकान थे गाजियाबाद के सबसे पास कॉलोनी में, 3-3 स्टोरी के। तो एडीओ ने उसकी फोटो खींची और पूरा नाम प्लेट सब लिख के लाया, पड़ोसियों से पूछा तो बताया कि ये स्कॉलरशिप क्यों ले रहा है, ये तो अच्छा खासा धनी आदमी है, बाहर BMW भी खड़ी है। तो उसने लिख के फोटो खींच के सब समाज कल्याण अधिकारी को दिया। अमरजीत जी वहाँ समाज कल्याण अधिकारी थे, उन्होंने मेरे पास भेज दिया डायरेक्टरेट में। उसको जब आया तो फिर डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं यार इसकी तो गंभीर जांच करो, मैं डीएम से बात करता हूँ। डीएम से बात की, फिर कमिश्नर को गया, डीएम और कमिश्नर गया कि थोड़ा गहराई से जांच कर ली जाए। और जब वो जांच के लिए गया तो जो डीएम की रिपोर्ट आने से पहले फोन आने लगे कि साहब उसके 2 साल का रिटर्न, पहले साल का 11 करोड़ का, दूसरे साल का 16 करोड़ का रिटर्न है और वो अपने पिता की 80,000 रुपए वार्षिक इनकम लगा के स्कॉलरशिप ले रहा है। और जब उसको ये पता लगा कि मेरा तो सब खुल गया, तो फॉरेन की किसी फ्लाइट पे पायलट है, उसने तुरंत लिख के भेज दिया कि हमें स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, मुझे रेट विड्रॉ कर रहा हूँ। माता जी आई उसके समाज कल्याण अधिकारी कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये ले लीजिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ करिए मत। तो वो चला गया है इंक्वायरी में और देखिएगा कोई ब्रॉड लेवल बड़ा स्टेप उठेगा, उसमें कार्रवाई होगी। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। 30% लोग इस तरह के हैं जिनके गवर्नमेंट में है या ठेकेदारी में है या सेल्फ प्रोफेशन कर रहे हैं और रिटर्न फाइल कर रहे हैं और 2-2.5 लाख से ऊपर की इनकम भी है और फर्जी इनकम खेती की प्राइवेट नौकरी आज बना के ले रहे हैं।
नेक्स्ट लास्ट है, ये हमारा कल्याण साथी कमांड सेंटर का नंबर है। इस नंबर पे अभी खुला है, 1 साल हुआ है और इसमें 25 सीट के कार्मिक बैठते हैं। बहुत अच्छे से नहीं लेकिन ट्रेनिंग और हिसाब से सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ जान गए हैं, बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं दे पाते लेकिन दे रहे हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई रिस्पांस ना मिले तो आप रिकॉर्डिंग को भेज सकते हैं कि आपका यहाँ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक एक तरह से ये स्कॉलरशिप है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैंने 10% भी बताया है, 10% नहीं 5% बताया, 95% मुझे भी बताने में और देखना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी चीज़ें हैं। इसको सरलीकरण के लिए हमारे माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग द्वारा एक ट्रांसफॉर्मेशन टीम, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि बनाया गया है, जिसमें मैं भी मेंबर हूँ। उसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। जैसे एक सर ने बताया कि मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट किया जा रहा है कि बच्चा कहीं साइबर कैफे में जाके खुद ही अपना मोबाइल खोल के फॉर्म भर ले और स्कॉलरशिप में दिक्कत ना है। दूसरा एक ये है कि ऐसे कोर्स देर से सेशन शुरू होता है। पता लगा जैसे आपका वो है पैरामेडिकल के कोर्स हैं अलग अलग, एक मेडिकल का कोर्स है BAMS, BUMS, BHMS, ये 3 कोर्स ऐसे हैं जिनके हर कोर्सेज में तो जो ड्यूरेशन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वो 12-12 महीने की, लेकिन इन 3 कोर्स की ड्यूरेशन फर्स्ट ईयर 18 महीने, सेकंड ईयर 18 महीने, थर्ड ईयर 18 महीने। तो ये कोर्स है जिनके सेशन लेट हो रहे हैं। तीसरा है जिनके रिजल्ट लेट आ रहे हैं। इसी तरह ट्रांजैक्शन पेज का है। तो इन 3 चीज पे काम चल रहा है। इन वाले में ये था कि पोर्टल जैसे हमारा मार्च में बंद हो जाता है, फिर अब अनुमति CM साहब से लेंगे, कैबिनेट जाएंगे, फिर खोलेंगे। तो इसमें नियमावली प्रोविजन कर दिया जाए कि ऑलरेडी CM साहब पहले से में अप्रूव करके नियमावली व्यवस्था हो कि यदि कोई पिछले साल का उसका रिजल्ट 1 साल 2 साल डिले आ रहा, तो जब रिजल्ट उसका आए तब उसको स्कॉलरशिप दी जाए। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे पास ऑलरेडी परमिशन रहे कि हाँ, ये जब आएगा 2 साल बाद तो आप उस वर्ष के बजट से आप इसको भुगतान कर देंगे। तो इसकी काम चल रहा है। उसके लिए पोर्टल लगातार खुला रहेगा। उसमें ये रहेगा कि जब रिजल्ट आएगा तो यूनिवर्सिटी या एफिलिएटिंग एजेंसी अपलोड करेगी और डायरेक्टरेट को सूचित करेगी कि रिजल्ट आ गया है। तो वो उस वक्त पोर्टल खुला रहेगा, रिजल्ट चाहे जब अपलोड करो, जब भी आएगा कर दो, बता देगी। उसके बाद 1 महीने के लिए वो अपना फॉर्म भर लेगा। इसमें भी बहुत प्रीमेच्योर स्थिति में है, बहुत हम भी डिटेल नहीं बता पाएंगे, इसमें बैठक की जरूरत है यूनिवर्सिटी और एफिलिएटिंग एजेंसी के लेवल से। तो इतना स्कॉलरशिप का है। इसके बाद क्वेश्चन आवर है, तुरंत शुरू कर दिया जाए। अंकित, हाँ, जिसके पास